राजस्थान की इस वीर भूमि को मेरा नमन। और इस भूमि के भविष्य के कर्णधार मेरे संघर्षशील और संकल्पित योद्धाओं, आरपीएस स्कूल व्याख्याता बनने का सपना देखने वाले हर एक मेरे साथी को मैं आज की इस ऐतिहासिक, निर्णायक और परिवर्तनकारी महा मैराथन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वो कहते हैं ना, इतिहास वो नहीं जो सिर्फ पढ़ा जाता है, इतिहास वो है जो रचा जाता है। और आज आप और हम मिलकर के आरपीएस स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2025 के प्रथम प्रश्न पत्र में अपनी सफलता का एक नया इतिहास रचने की पहली सीढ़ी पर कदम रखने जा रहे हैं। आपके सीने में जो ज्वाला धधक रही है, व्याख्याता बनने का जो जुनून हर पल आपके अंदर है, उसे मैं महसूस कर सकता हूँ। यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं है दोस्तों, यह आपके सपनों की उड़ान है, आपके परिवार की उम्मीदों का आसमान है और आपकी मेहनत का वो मुकाम है जिसे हर हाल में आपको हासिल करना है। और इसी मुकाम को हासिल करने में आपका सबसे बड़ा सारथी बनकर के आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। राजस्थान इतिहास के वो 100 चुनिंदा महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षा की दृष्टि से जो संभावित प्रश्न हैं, उनके भंडार के साथ में, जो सीधे सीधे आपकी तैयारी को धार देने वाले हैं और आपको हजारों की भीड़ से आगे लेकर के जाने वाले हैं। ये सिर्फ 100 प्रश्न नहीं है दोस्तों, बल्कि ये 100 ब्रह्मास्त्र हैं जो राजस्थान के इतिहास के उस कोने को भेदने वाले हैं जहां से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। आज की एक क्लास सिर्फ एक प्रश्नोत्तरी नहीं होगी, बल्कि ये एक संपूर्ण रणनीति होगी। कैसे प्रश्न को समझना है, कैसे विकल्पों में से सही उत्तर को चुनना है और कैसे परीक्षा हॉल में हम समय का प्रबंधन भी कर सकते हैं, ऑल इन वन इस क्लास में आपको समझाया जाएगा। मैं जानता हूं दोस्तों, सफर थोड़ा लंबा होगा। मैराथन है तो दौड़ भी दोस्तों लंबी होगी ना, लेकिन याद रखना, जो अंत तक टिकेगा वही सिकंदर कहलाएगा। आपकी ऊर्जा, आपका जोश और आपका समर्पण ही इस क्लास को सफल भी बनाएगा। एक और आपने सुना होगा, सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है। तो आज की इस तपस्या जो आप करने वाले हो, कल आपके स्वर्णिम भविष्य का निर्माण भी करेगी। हर एक प्रश्न, हर एक व्याख्या आपके लिए एक नया द्वार खोलने वाली है। मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ दर्शक बनकर के ना रहें, बल्कि इस ज्ञान यज्ञ में सक्रिय रूप से भागीदार बने। अपनी नोटबुक या कलम, या फिर मैं कहूं तो आपको जहां पर भी कंफ्यूजन हो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा इन प्रश्नों की जो पीडीएफ है आपको आरपीएससी हिंदी एप्लीकेशन पर अवश्य रूप से मिलेगी। तो चलिए साथियों, अब शुरुआत करते हैं अपन आज की इस महत्वपूर्ण सेशन की। तो क्या आप तैयार हैं अगले कुछ मिनट मेरे साथ राजस्थान के गौरवशाली इतिहास के समंदर में गोते लगाने के लिए? क्या आप तैयार हैं उन 100 महत्वपूर्ण मोतियों को चुनने के लिए? या वैसे 101 मोती अपन आज चुनने वाले हैं, और उन 101 महत्वपूर्ण मोतियों को चुनने के लिए जो आपकी सफलता की माला पिरोने वाले हैं। अगर हाँ, तो जल्दी से इस सेशन को एक जोरदार लाइक ठोक दीजिए। अपने उन साथियों को भी शेयर कर दीजिए जो व्याख्याता बनने का सपना देख रहे हैं। और हाँ, अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण कक्षाएं आपसे कभी मिस ना हो जाएं। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए दोस्तों, और आपका एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, वो मेरा हौसला बढ़ाने वाला है। तो चलिए आगाज करते हैं आज के इस महासंग्राम का। राजस्थान इतिहास के पहले धमाकेदार प्रश्न के साथ में दिखाइए अपना जोश कमेंट बॉक्स में और जोरदार से यस लिख दीजिए फटाफट से। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी और बाद में कन्नौज पर विजय प्राप्त करके उसे अपनी राजधानी बनाया, जिससे प्रतिहार साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया? साथियों, आईसीटी की मैराथन चैनल पर ऑलरेडी डल चुकी है, उसको भी जरूर देखना। उसमें भी हमने 100 प्रश्न मैराथन वीडियो के रूप में डाल रखे हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है साथियों, इसका उत्तर होगा नागभट्ट द्वितीय। ऑप्शन नंबर हम करेंगे तीसरा इस क्वेश्चन के अंदर। देखो, अगर वत्सराज की हम बात करते तो वत्सराज एक शक्तिशाली शासक तो था, प्रतिहार शासक था। इसने कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था दोस्तों, लेकिन उन्होंने राजधानी मेड़ता या कन्नौज नहीं बनाई थी। उनका शासनकाल गुर्जर प्रतिहार शक्ति के विस्तार का एक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। इन्होंने ओशिया के अंदर, कहां पर साथियों, याद रखिएगा, ओशिया के अंदर मंदिरों का निर्माण जरूर करवाया था। किसका? मंदिरों का निर्माण जरूर करवाया था, ना कि ये वाला काम किया था। नागभट्ट प्रथम जो भाई साहब हैं, ये गुर्जर प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं साथियों? वास्तविक संस्थापक ये माने जाते हैं। ये हमारे को ध्यान रखना है। इन्होंने जो अरब आक्रमणकारी थे उनका सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था और अपनी राजधानी उज्जैन को बनाया था। इन्होंने राजधानी किसको बनाया भाई? उज्जैन को राजधानी बनाया। मंडोर भी इनके प्रभाव क्षेत्र में रहा था, लेकिन राजधानी इन्होंने उज्जैन बनाई थी। नागभट्ट द्वितीय जो हैं, ये वत्सराज के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? वत्सराज के पुत्र थे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक राजधानी, संभवतः माना जाता है कि मंडोर या मेड़ता से शासन किया था और बाद में कन्नौज पर आक्रमण करके उसे जीत लिया था, उसको फिर अपनी राजधानी बनाया। उसके समय में प्रतिहार साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ था और इन्होंने एक घाटी है दोस्तों जो काफी फेमस है, गंगा घाटी।
गंगा घाटी में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था इन्होंने। गंगा हवेली, मिहिर भोज की बात करें तो मिहिर भोज, इन्होंने भोज प्रथम भी कहा जाता है इनको, गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रतापी शासक इनको माना जाता है। और इनके समय साम्राज्य जो था वो चरमोत्कर्ष पर था, अपनी पीक पर था। कन्नौज उनकी सुदृढ़ राजधानी थी, लेकिन राजधानी कन्नौज बनाने का श्रेय पहले नागभट्ट द्वितीय को जाता है, कहीं आप मिहिर भोज कर दो। मिहिर भोज ने उसे और ज्यादा मैं कह सकता हूं कि महिमान्वित किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बताइए, अजमेर के चौहान शासक अजयराज ने किस नवीन नगर की स्थापना की थी जिसे बाद में चौहान साम्राज्य की राजधानी बनाया गया और जो आज राजस्थान का हृदय भी कहलाती है? मेरे हिसाब से आप सभी दोस्त इस प्रश्न का सही उत्तर कर देंगे। रणथंबोर। देखो, रणथंबोर एक प्रसिद्ध दुर्ग है, इसका निर्माण चौहानों ने करवाया था, लेकिन यह अजयराज के द्वारा स्थापित नवीन राजधानी नगर नहीं था। यह अपनी सामरिक स्थिति के लिए तो काफी फेमस था। ठीक है, अजमेरू की अगर हम बात करते हैं तो इस प्रश्न का राइट आंसर अजमेरू हो जाएगा दोस्तों। अजमेर जो अजयराज चौहान था उसने 12वीं शताब्दी के लगभग शुरुआत में, लगभग माने तो 1113 ईस्वी माना जाता है इसका समय, अजमेरू नामक नगर की स्थापना करी, जो बाद में क्या कहलाया दोस्तों? अजमेर कहलाया। जो आज का अजमेर है तो अजमेर बाद में ये कहलाया। इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था अजमेर को या अजमेरू को, और ये नगर सामरिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। नागौर की अगर हम बात करें तो ये एक प्राचीन नगर है, इसका ऐतिहासिक महत्व जो है वो चौहानों से भी पहले का रहा है। चौहानों का इस पर अधिकार तो रहा, परंतु ये अजयराज के द्वारा स्थापित नवीन राजधानी नगर नहीं था। ये एक और नाम आपको मिलता है इसका, अहि छत्रपुर। अहि छत्रपुर इसका नाम मिलता है। ठीक है, सांबर की अगर हम बात करते हैं तो सांबर दोस्तों शाकंभरी के चौहानों की प्रारंभिक राजधानी था। क्या था? सांबर जो है, या फिर सांबर को ही हम क्या कह सकते हैं? शाकंभरी। शाकंभरी जो है ये चौहानों की प्रारंभिक क्या था दोस्तों? राजधानी था, प्रारंभिक राजधानी था ये। अजयराज ने सांबर के स्थान पर अजमेरू को अपनी नई राजधानी के रूप में विकसित किया था, ना कि सांबर को किया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। बताइए मुझे, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के आक्रमण के समय मेवाड़ के रावल रतन सिंह ने अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन किया, जिसके परिणाम स्वरूप रानी पद्मिनी ने जौहर किया? इस घटना का वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने महाकाव्य में किया था। बताइए सर, क्या उत्तर होगा? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के आक्रमण के समय यह काम हुआ? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। अगर मैं आपसे बात करता हूं इल्तुतमिश की, साथियों इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के एक महत्वपूर्ण सुल्तान थे। इन्होंने दिल्ली को सुदृढ़ किया और मेवाड़ पर काफी आक्रमण किए। विशेषकर इन्होंने जैत्र सिंह के समय, इसके समय जैत्र सिंह के समय इन्होंने आक्रमण किया था, लेकिन रावल रतन सिंह और पद्मिनी का प्रकरण उनके काल से संबंधित नहीं रहा। बलबन की बात करें तो बलबन अपनी लौह और रक्त नीति के लिए काफी जाना जाता है, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के लिए जाना जाता है। उन्होंने सल्तनत की सीमाओं को सुरक्षित किया था। उनके समय में मेवाड़ पर कोई इतना बड़ा और चर्चित आक्रमण नहीं हुआ था जो रतन सिंह और पद्मिनी से जुड़ा हुआ हो। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया, और इस आक्रमण का मुख्य उद्देश्य मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्ति को कुचलना था और सामरिक महत्व के चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार करना भी था। इसका बहुत बड़ा सामरिक महत्व था अपने आप में। इसी आक्रमण के दौरान रावल रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुए थे, और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में राजपूत महिलाओं ने क्या किया था दोस्तों? जौहर किया था। क्या किया था? जौहर किया था। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी रचना थी पद्मावत। क्या थी? पद्मावत। तो पद्मावत जो है इसमें इस काव्यात्मक वर्णन किया इसका। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा? तीसरा ऑप्शन। मोहम्मद बिन तुगलक जो है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी जो मैं कह सकता हूं कि विवादास्पद जो योजनाएं हैं, जैसे राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी मतलब, तो इसके लिए जाने जाते हैं। उनके समय में मेवाड़ के साथ में संघर्ष हुए थे, लेकिन रतन सिंह जो है, पद्मिनी और रतन सिंह की और पद्मिनी की जो घटना है वो अलाउद्दीन के काल में हुई थी, ना कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। साथियों मैं आपको एक और बात बता दूं, आप में से कई दोस्त इस बात से जानकार शायद नहीं है। आरपीएससी हिंदी एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, और इस एप्लीकेशन में एक फ्री हमने रिवीजन कोर्स डाला हुआ है, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। इसको अभी तक 3769 लोगों ने स्टूडेंट्स ने इसको एनरोल किया है, और इसमें इतने बेहतरीन टेस्ट है ना दोस्तों, आप एक बार इसको जरूर ट्राई करो। कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। हर एक टेस्ट जो है वो टॉपिक वाइज इसमें डाला हुआ है, तो अभी भी समय है, जल्दी से यहाँ पे जाइए।
और यहीं पर आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी बिल्कुल फ्री। साथ में अभी हमने कल ही एक कोर्स लॉन्च किया आरपीएस स्कूल व्याख्याता के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए। इसमें हमने 10 इतने बेहतरीन टेस्ट डाले हैं, सेट डाले हैं, प्री एग्जाम डाली हैं, 10 एग्जाम, 10 अद्भुत मॉडल पेपर मात्र 21 रुपीज़ में। ये अगर आप निकाल के जाएंगे एग्जाम में तो साथियों मजा आ जाएगा, ये मानिए। अगला प्रश्न है, हमीर हट तीरिया तेल चढ़े न दूजी बार। ये प्रसिद्ध कहावत राजस्थान के किस वीर शासक के अटूट संकल्प और शौर्य को दर्शाती है, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की सेना का डट करके मुकाबला किया था। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं और आप यहाँ पे 100% कंफ्यूज हो सकते हैं 2 ऑप्शंस में, एक तो पहले वाले में और एक चौथे वाले में, कि करें तो क्या करें, पढ़ा हुआ भी है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेवाड़ के जो राणा हमीर थे, इनको कहा जाता है दोस्तों क्या, विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन का मतलब होता है विपरीत परिस्थितियों में अड़िग रहने वाला। और उन्होंने खिलजी शासन के बाद में मेवाड़ को वापस से स्वतंत्र कराया था। ये अपनी वीरता के लिए काफ़ी फेमस है, लेकिन एक कहावत सीधे तौर पे इनसे संबंधित नहीं है। इस तरह से हमारा ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अगर जालोर के कानड़देव चौहान की हम बात करते हैं तो कानड़देव चौहान ने भी अलाउद्दीन खिलजी से वीरतापूर्वक संघर्ष तो किया था। इसका वर्णन मिलता है दोस्तों पद्मनाभ की एक कृति है जिसका नाम है कान्हड़दे प्रबंध। कानड़दे प्रबंध जो कि किसके द्वारा लिखी गई, पद्मनाभ के द्वारा। तो पद्मनाभ ने ये कृति लिखी थी, तो इसी के अंदर इस चीज़ की ये का वर्णन मिलता है और ये कहावत इनसे संबंधित नहीं है। बूंदी के राव सुरजनहाड़ा की अगर हम बात करते हैं तो ये सुरजनहाड़ा जो है, इन्होंने अकबर के समय में रणथंभौर दुर्ग की संधि करी थी और अपनी कलात्मकता और स्वाभिमान के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये कहावत भी इनसे संबंधित नहीं है। रणथंभौर के हमीरदेव चौहान की बात करते हैं तो ये इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये कहावत इनके संबंधित है, रणथंभौर के हमीरदेव चौहान के लिए काफ़ी फेमस है। अपने शरणार्थियों को ना लौटाने की हट और अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध उनके वीरतापूर्वक प्रतिरोध के लिए ये विख्यात है। इन्होंने खिलजी के विद्रोह जो विद्रोही मोहम्मद शाह था उसको शरण दी थी और उसे लौटाने से इनकार कर दिया था। उसी के परिणाम स्वरूप साथियों 1301 ईस्वी में रणथंभौर का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था और जौहर भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मुगल बादशाह अकबर के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला राजपूत परिवार कौन सा था, जिसके इस कदम ने राजपूताना की राजनीति में दुर्गम परिवर्तन किए। 4 ऑप्शन है। मेवाड़ की सिसोदिया। अगर हम मेवाड़ की सिसोदियाओं को देखें तो मेवाड़ की सिसोदिया राजवंश ने विशेषकर महाराणा प्रताप के नेतृत्व में अपना जीवन व्यतीत किया। मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित करने का कड़ा विरोध इन्होंने किया था और अपनी इंडिपेंडेंसी बनाए रखने के लिए लंबा संघर्ष इन्होंने किया था। मारवाड़ के राठौड़ों की बात करें तो मारवाड़ के राठौड़ों ने भी बाद में मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे। मोटा राजा उदय सिंह जो था, मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ से संबंधित था। इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह जहांगीर से करवाया था, लेकिन ये फर्स्ट नहीं थे। यहाँ पे फर्स्ट पूछा जा रहा है अपने से। आमेर के कछुआओं की बात करें तो आमेर के कछुआ शासक जिनका नाम था भारमल पहले राजपूत ऐसे शासक थे जिन्होंने 1562 ईस्वी में अपनी पुत्री हरकाबाई जिसको मरियम उज जमानी भी कहा जाता था, अकबर ने ये उपाधि उनको दी थी। तो इनका विवाह अकबर के साथ में किया गया था और इस कदम ने मुगल राजपूत संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत करी थी और आमेर को मुगल दरबार में प्रतिष्ठित स्थान भी दिलाया था। बीकानेर के राठौड़ों की हम बात करते हैं तो बीकानेर के शासक थे कल्याणमल ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी और उनके पुत्र रायमल मुगल दरबार के महत्वपूर्ण स्तंभ भी बने थे। बीकानेर ने भी वैवाहिक संबंध स्थापित करे थे, लेकिन आमेर के बाद में करे थे। प्रश्न संख्या नंबर 6 देखिए, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था, क्या नाम था बताइए, जो हल्दी घाटी के युद्ध में अपनी स्वामी भक्ति और वीरता के लिए प्रसिद्ध हुआ। चेतक, रामप्रसाद, गजराज और मर्दाना। चेतक की साथियों बात करता हूं तो चेतक तो महाराणा प्रताप के प्रिय और स्वामी भक्त घोड़े का नाम था। तो ये तो क्या था, प्रताप का घोड़ा था, जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में अद्भुत वीरता दिखाई थी और घायल महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। रामप्रसाद की बात करते हो, रामप्रसाद महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध हाथी का नाम था। तो ये हाथी का नाम था। हल्दी घाटी के युद्ध में इसने मुगल सेना में भारी तबाही मचाई थी। बाद में मुगल सेना ने इसे पकड़ लिया था और अकबर ने इसका नाम बदल करके क्या कर दिया था साथियों, पीर प्रसाद कर दिया था। गजराज की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो गजराज जो है ये हाथियों के लिए एक सामान्य नाम हो सकता है, लेकिन महाराणा प्रताप के एक विशिष्ट हाथी का नाम नहीं था ये, जो हल्दी घाटी में प्रसिद्ध हुआ। मुगल सेना में भी कह सकते हैं कि मुगल सेना में भी गजराज और एक रणमदार नाम से भी हाथी था। मर्दाना हाथी की बात करें तो मर्दाना मुगल सेनापति मानसिंह जो था ना, उसके हाथी का नाम था। तो ये मानसिंह का जो हाथी था ना, उसका नाम था भाई।
ठीक है, जिस पर सवार होकर के हल्दी घाटी के युद्ध में वो लड़े थे और इसी हाथी पर महाराणा प्रताप ने अपने भाले पर वार करने का प्रयास भी किया था। तो इस प्रश्न का भाई आंसर क्या होगा? रामप्रसाद, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। देखो साथियों, ये टेस्ट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ये टेस्ट आपको देना है, फ्री में है बिल्कुल। आरपीएससी हिंदी एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और ये फ्री डेली टेस्ट आपको देने हैं यहाँ पे, और लाजवाब टेस्ट सीरीज है, इसको बिल्कुल भी आप मत भूल जाना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बताइए, मारवाड़ का प्रताप के नाम से किस राजपूत शासक को जाना जाता है जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी थी और जीवन भर छापामार युद्ध करते रहे थे? क्या नाम था उनका? उनका नाम था रावचंद्र सेन, बी ऑप्शन। रावचंद्र सेन राव मालदेव के पुत्र थे। किसके पुत्र थे भाई? मालदेव के पुत्र थे। इन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी थी, पहाड़ों में रहकर के जीवन भर मुगलों का संघर्ष किया था। उनकी इस प्रतिरोध की भावना और छापामार युद्ध पद्धति के कारण इनको मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, और इनको दोस्तों प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। बीकानेर के किस शासक को मुगल बादशाह अकबर और जहांगीर दोनों का विश्वास प्राप्त था और जिन्होंने उनकी सैन्य जो सेवाएं थी और प्रशासनिक क्षमताएं थी उनके कारण जंगलदर बादशाह की उपाधि से सम्मानित किया गया था? हालांकि ये उपाधि उन्हें स्थानीय रूप से ज़्यादा मिली थी, लेकिन फिर भी आप इसका उत्तर बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या आंसर होगा? इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो जो इस क्लास को नहीं ले रहा है वो सही नहीं कर पाएगा किसी भी हालत में। साथियों, इस प्रश्न का आंसर होगा महाराजा राय सिंह, ऑप्शन नंबर 3। महाराजा राय सिंह जो है साथियों, ये बीकानेर के एक पराक्रमी और कला प्रेमी शासक थे। काफ़ी कला के अंदर इनकी रुचि थी। अकबर और जहांगीर के विश्वसनीय मनसबदार रहे थे ये, और इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण इन लोगों के अभियान भी किए थे। एक किला है जूनागढ़ नाम से, इसका भी निर्माण इन्होंने करवाया। अगला हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर का। मेवाड़ के किस महाराणा ने औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियों का कड़ा विरोध किया, जजिया कर का विरोध किया और किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करके मुगल बादशाह को चुनौती भी दे दी? भाई साहब बड़ा तगड़ा आदमी था ये, देख लो आप कौन था। इस भाई साहब का नाम था महाराणा राज सिंह प्रथम, ऑप्शन नंबर बी करेंगे हम। देखो, महाराणा राज सिंह प्रथम जो था, इसने औरंगजेब की हिंदू विरोधी और जो मंदिर तोड़क नीतियाँ थी, जो मंदिर तोड़ा करते थे, उनका कड़ा विरोध किया था। इन्होंने जजिया कर का भी विरोध किया और औरंगजेब को पत्र लिखा। श्रीनाथ जी की मूर्ति को वृंदावन से लाकर के नाथद्वारा में स्थापित भी करवाया और किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह भी किया, जिसने औरंगजेब खुद उससे विवाह करना चाहता था। उन्होंने राजसमंद झील का निर्माण भी करवाया था। तो राजसमंद झील एकमात्र ऐसी झील जिसका नाम किसी जिले पर है, तो उस झील का निर्माण भी राज सिंह के नाम से ही है। राजसमंद जिला, राज सिंह इसका निर्माण करता और राजसमंद झील। इस तरह से आप सब कुछ चीज़ों को याद कर सकते हो। जगत सिंह प्रथम के बारे में आप जानते हैं, तो ये भी अपने निर्माण कार्यों के लिए काफ़ी विशेष फेमस है। उदयपुर के अंदर जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया था, जग मंदिर महल भी बनवाया था, और इनका काल औरंगजेब की नीतियों के आप कह सकते हैं कि मुखर विरोध में नहीं था। हालांकि देखा जाए तो जय सिंह के बारे में आप जानते ही हैं, महाराजा राज सिंह के पुत्र थे। जयसमंद झील का निर्माण करवाया था, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है। ठीक है, महाराणा अमर सिंह द्वितीय जो थे, इन्होंने देबारी समझौता जो हुआ था, देबारी समझौता इसके रूप में इनको जाना जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी इसमें, जिसका उद्देश्य राजपूत राज्यों के बीच में एकता को स्थापित करना था, और उनका काल औरंगजेब की मृत्यु के बाद का है, तो ये इससे संबंधित नहीं है। 10 नंबर का प्रश्न देखेंगे। 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में नशीराबाद छावनी में विद्रोह की शुरुआत कब हुई, जिसने शीघ्र ही अन्य क्षेत्रों को भी क्या कर दिया था साथियों, प्रेरित कर दिया था? तो इसमें क्या उत्तर होगा? 10 मई 1857, 28 मई 1857, 3 जून 1857 और 21 अगस्त 1857। तो साथियों यहाँ पर आंसर होगा 28 मई 1857। देखो 10 मई 1857 जो है, तो इस डेट को पता है क्या हुआ था? भारत में 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था। प्रारंभ कहाँ पे? भारत के अंदर हुआ था। ध्यान रखना, कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था। और राजस्थान में विद्रोह की शुरुआत की तिथि नहीं है, तो ये भारत के अंदर है। 28 मई 1857 की जो डेट है ना, ये क्रांति का सूत्रपात राजस्थान के अंदर हुआ नसीराबाद जो छावनी है यहाँ से। और ये यहाँ पर एक बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, कौन सी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो थी, उसके सैनिकों ने विद्रोह किया था, और ये घटना मेरठ विद्रोह के लगभग 18 दिन के बाद में हुई थी। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। 3 जून 1857 की जो डेट है ना दोस्तों, ये नीमच छावनी में विद्रोह हुआ था। इस डेट को नीमच छावनी में, नीमच नसीराबाद के बाद में विद्रोह का दूसरा प्रमुख केंद्र बना था, तो ये सेकंड था। 21 अगस्त 1857 की बात करते हैं, तो 21 अगस्त 1857 को दोस्तों एरिनपुरा जो था,
एरिनपुरा। तो एरिनपुरा के अंदर छावनी में एक नारा लगा था, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे के साथ में विद्रोह हुआ और इसका नेतृत्व जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने किया था। इसके जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने इसका विद्रोह दोस्तों किया था, याद रखिएगा। तो ये चारों डेट आपको ध्यान रखनी है, चारों की चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए चारों के बारे में बताना जरूरी था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, बताइए राजस्थान में राजनीतिक जागृति फैलाने में किस समाचार पत्र की महत्वपूर्ण भूमिका अत्यंत रही थी, ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, जिसके संपादक विजय सिंह पथिक थे और जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी दिलाई थी। तो साथियों इसमें क्या उत्तर होगा, आप मेरे को आंसर बता दीजिए, बताइए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रताप, ऑप्शन नंबर डी हम करेंगे। राजस्थान केसरी जो समाचार पत्र था इसका प्रकाशन हुआ था साथियों 1920 के अंदर वर्धा से। विजय सिंह पथिक, वर्धा वैसे वर्धा और वैसे विजय सिंह पथिक, आप याद रखिएगा भैया, ठीक है ना। इसने भी राजनीतिक चेतना में योगदान दिया था, लेकिन बिजोलिया को राष्ट्रीय पहचान दिलाने का श्रेय मुख्यतः प्रताप समाचार पत्र को जाता है। तरुण समाचार पत्र जो है ना, ये नवीन राजस्थान पर प्रतिबंध लगाने के बाद में विजय सिंह पथिक के द्वारा ही शुरू किया गया नाम था और ये ब्यावर से शुरू हुआ था दोस्तों। कहां से? ब्यावर से प्रकाशित हुआ। इसने भी किसान आंदोलनों और जन जागृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नवीन राजस्थान की साथियों बात करते तो नवीन राजस्थान का प्रकाशन हुआ था 1922 में। कहां से? अजमेर से, और ये भी विजय सिंह पथिक के द्वारा ही शुरू किया गया था। ये भी राजस्थान सेवा संघ का मुख्य पत्र था और इसने भी अत्याचारों को उजागर किया था। तो पूरे के पूरे विजय सिंह पथिक के द्वारा ही प्रकाशित किए हुए हैं। प्रताप समाचार पत्र जो है ये कानपुर से प्रकाशित हुआ। कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी जो हैं, कौन? गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा संपादित हुआ, प्रकाशित हुआ। और विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरें और लेख प्रताप के अंदर प्रकाशित करवाए थे, जिससे इस आंदोलन को अखिल भारतीय स्तर पर भी पहचान मिली थी और ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा भी बन गया था। महात्मा गांधी से भी मतलब जुड़ गया था। तो डी ऑप्शन इसमें सही होगा। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, उपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना 1917 में किस आंदोलन के दौरान की गई थी, जिसका उद्देश्य किसानों को संगठित करना और उनकी मांगों को प्रभावी ढंग से उठाना था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। इसमें भी हमारा जो आंसर होगा वो होगा बिजोलिया किसान आंदोलन। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर करेंगे। बेंगू किसान आंदोलन जो है ये मेवाड़ रियासत में ही हुआ था और इसका नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया था। रामनारायण चौधरी ने किया था। यहां भी किसानों की समस्याएं थी, लेकिन उपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना बिजोलिया से संबंधित थी। बिजोलिया किसान आंदोलन जो है ये राजस्थान का सबसे लंबा, लगभग दोस्तों 44 साल तक चलने वाला संगठित आंदोलन था। 1917 में 1917 में विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में हरियाली अमावस्या के दिन एक गांव है जिसका नाम है बेरीसाल गांव, यहां से उपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना हुई, जिसके सरपंच थे मन्ना जी पटेल। कौन थे? मन्ना पटेल। तो मन्ना पटेल को इसका सरपंच बनाया गया था। इसका उद्देश्य आंदोलन को एक संगठित स्वरूप प्रदान करना था और किसानों की मांगों को मजबूती से रखना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेखावाटी और नीमूचाणा शेखावाटी किसान आंदोलन के बारे में बात करें तो ये भी जागीरदारों के अत्याचारों के विरुद्ध हुआ था किसान आंदोलन। मुख्य रूप से जयपुर रियासत के अंतर्गत आता था। ये जकात आंदोलन जैसे प्रसिद्ध आंदोलन भी यहाँ पर हुए थे। नीमूचाणा अलवर के अंदर हुआ और ये 1925 में हुआ था। किसानों की सभा पर गोलियां चलाई गई थी। ये भी एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन रहा, लेकिन उपरमाल पंचबोर्ड का इससे भी कोई संबंध नहीं था। तो बी ऑप्शन होगा। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए साथियों, ये मॉडल पेपर साथियों आरपीएससी हिंदी ऐप पर आप जरूर ज्वाइन कर लें। ये मॉडल पेपर बहुत जरूरी है। 21 रुपए में आपको 10 अद्भुत मॉडल पेपर जो आपकी विजय का शंखनाद बजाएंगे, ये जरूर आप एग्जाम से पहले इनको निकाल करके जाइएगा मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वागड़ के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, जिन्होंने भीलों में सामाजिक सुधार और राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए या फिर राजनीतिक चेतना के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया और समसभा की स्थापना भी करी थी? तो साथियों इस प्रश्न में क्या उत्तर होगा मुझे आप बताइए। गाइस इसमें आंसर होगा भोगीलाल पांड्या, तीसरा ऑप्शन। भोगीलाल पांड्या जो है ये इसको वागड़ का गांधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? वागड़ का गांधी। क्या कहा जाता है साथियों? वागड़ का गांधी भी कहा जाता है। इन्होंने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना करी थी। तो याद रखिएगा कौन से प्रजामंडल की? डूंगरपुर प्रजामंडल की इन्होंने स्थापना करी थी और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। वागड़ क्षेत्र जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है और सामाजिक सुधार के लिए काफी काम किया इन्होंने, राजनीतिक जागृति के लिए भी काम किया। माणिक्यलाल वर्मा जो हैं ये मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता थे। पंछीड़ा जो गीत था, पंछीड़ा गीत,
पंचड़ा गीत नामक ये जो गीत है, इसके रचयिता भी यही थे। बिजोलिया किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। मेवाड़ के गांधी इनको कहा जाता है, मेवाड़ का गांधी इनको कहा जाता है, लेकिन वागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। 14 नंबर में देखिए, राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कुछ चीजें आपसे पूछी जा रही हैं। प्रथम चरण जिसे मत्स्य संघ के नाम से जाना जाता है, कौन सी 4 रियासतें इसमें शामिल थी? बहुत ही आसान सवाल है। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ABCD से हम इनको याद कर सकते हैं। तो 14 नंबर के क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा बी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, जे और बी, इस तरह से ये ट्रिक है। तो जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ये बड़ी रियासतें थी जो बाद के चरणों में विशेष बात करें तो वृहद जो राजस्थान था, वृहद राजस्थान, उसमें उसके निर्माण में शामिल हुई थी। कोटा, बूंदी और झालावाड़, इसके अलावा टोंक, ये रियासतें और इनके साथ कुछ और रियासतें थी जो मिलकर के पूर्व राजस्थान संघ का निर्माण किया था, पूर्व राजस्थान संघ का निर्माण किया था, और जिसको राजस्थान यूनियन भी कहा गया, राजस्थान यूनियन। ठीक है, यह भी एकीकरण का हिस्सा बना, जो कि एकीकरण का दूसरा चरण था। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये मेवाड़ रियासत का संयुक्त राजस्थान था, तो ये संयुक्त राजस्थान के अंदर शामिल हुई, संयुक्त राजस्थान। ठीक है सर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बताइए गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने आदिवराह और प्रभास जैसी उपाधि धारण की और जिनके शासनकाल को प्रतिहार साम्राज्य का स्वर्णिम युग भी माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बताना है भाई। बताइए आंसर क्या होगा साथियों? मिहिर भोज, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर करेंगे इसमें। मिहिर भोज जो है ये गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध शासक रहे। इन्होंने इनको आदिवराह की उपाधि भी इनको मिली, जैसा कि हम देख चुके हैं। इनका शासनकाल राजनीतिक विस्तार, सुदृढ़ प्रशासन, इन सब के लिए माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अजमेर के चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ बीसलदेव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, जिन्हें कवि बांधव भी कहा जाता है? बताइए 16 नंबर के प्रश्न में क्या उत्तर होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। उन्होंने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना करी थी। देखो ये कथन मैं कह दूं गलत नहीं है, ये सही है, पर हमें तो यहाँ पे गलत पूछ रहा है, तो ये कथन तो सही है। विग्रहराज चतुर्थ एक विद्वान शासक था, कवि भी था, हरिकेली नाटक की रचना भी करी, जिसकी कुछ पंक्तियां आज भी अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है ना, और ब्रिस्टल इंग्लैंड के अंदर राजा राम मोहन राय जो है उनके स्मारक पर भी उत्कीर्ण है इसी नाटक की कुछ पंक्तियां। दूसरा ऑप्शन है, उन्होंने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, जिसे बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन के झोपड़े मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। तो ये ऑप्शन भी दोस्तों इसका सही है, ये भी सही मानेंगे हम, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसके अलावा उनके दरबारी कवि सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाटक की रचना करी, ये कथन भी बिल्कुल सही है। विग्रहराज और देसल देवी की प्रेम कथा का वर्णन है इसमें। चौथा कथन जो है, उन्होंने दिल्ली के तोमर शासकों को पराजित कर दिया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया, परंतु उसे अपनी स्थायी राजधानी नहीं बना पाया। देखो विग्रहराज चतुर्थ जो था, इसने दिल्ली के तोमर शासकों को पराजित किया और दिल्ली पर अधिकार किया और चौहान साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। हालांकि चौहानों की मुख्य राजधानी अजमेर ही रही थी, दिल्ली का सामरिक और राजनीतिक महत्व उनके लिए बढ़ गया था। ये कहना कि उन्होंने उसे स्थायी राजधानी नहीं बनाया था दोस्तों, क्या नहीं बनाया था? स्थायी राजधानी नहीं बनाया था, ये आपको ध्यान रखना है ये वाली चीज। लेकिन कथन को उस रूप में हमें गलत नहीं बताना, लेकिन उन्होंने दिल्ली को जीता और अपने अधीन किया, ये तथ्य महत्वपूर्ण है। अन्य तीनों तथ्य जो हैं ये निश्चित रूप से सही हैं। पुनर्विचार अगर इस प्रश्न पर किया जाए तो गलत पूछ रहा है, तो दिल्ली पर अधिकार करने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी और उसे अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया। इसे स्थायी राजनीति या फिर मैं कहूँ स्थायी राजनीति का हिस्सा नहीं बना पाए थे, या फिर अपन कह सकते हैं कि स्थायी राजधानी इसको नहीं बनाया था। तकनीकी रूप से ये कहना सही हो सकता है, क्योंकि अजमेर जो है ना वो मुख्य केंद्र था, लेकिन ये उनकी उपलब्धि को कम नहीं करता है। यदि अधिक सटीकता से और इस प्रश्न को देखा जाए तो दिल्ली को विग्रहराज चतुर्थ के बाद में भी महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र के रूप में उपयोग किया जाता रहा है, और बाद में पृथ्वीराज तृतीय के समय ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया था। इस विकल्प में सूक्ष्मता तो है दोस्तों, बहुत बारीकी से देखेंगे तभी आंसर मिलेगा। हालांकि ये हम सबसे स्पष्ट रूप से गलत कथन ढूंढे ना, तो अन्य तीनों में सबसे गलत कथन यही है। ठीक है, सटीक स्पष्टीकरण की मैं आपसे बात करूं तो विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली के जो तोमर थे उनको लगभग 1150-51 के आसपास में पराजित करके दिल्ली पर अधिकार किया था, और ये चौहानों के लिए एक बड़ी विजय थी और इसने उत्तर भारत में उनके प्रभाव को ज़्यादा बढ़ाया था। दिल्ली उनके साम्राज्य के महत्वपूर्ण हिस्सा तो बन गई थी, भले ही उनकी राजधानी अजमेर रही हो। ठीक है, समझ में आ गई? तो डी ऑप्शन आंसर करेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, जालोर के चौहान शासक कानड़देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष का प्रमुख तात्कालिक कारण क्या माना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 1311 ईस्वी में जालोर का पतन हुआ था?
तो फ्रेंड्स इसमें क्या आंसर होगा? इसमें आंसर होगा हमारा पहला ऑप्शन, कानड़देव द्वारा खिलजी की शाही सेना को गुजरात अभियान से लौटते समय रास्ता न देना और उस पर हमला करना। नंबर 1 ऑप्शन हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हो जाएगा। यहाँ पे हुआ क्या था, 1299 में जब खिलजी की सेना गुजरात से गुजर रही थी तो कानड़ देव ने अपने राज्य से गुजरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था और उनकी सेना पर हमला करके सोमनाथ मंदिर से लूटे हुए शिवलिंग के टुकड़े को छीन लिया था। ये खिलजी के क्रोध का एक बड़ा कारण माना जाता है, तात्कालिक कारणों में गिना जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, किस वर्ष लड़ा गया था, जिसे भारत में मुगल साम्राज्य की नींव को और सुदृढ़ कर दिया था? क्या उत्तर होगा इसमें? इसमें उत्तर होगा साथियों 1527। 1526 की बात करें ना तो इस वर्ष बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य क्या हुआ था? पानीपत का युद्ध हुआ था। पानीपत का युद्ध हुआ था दोस्तों, ये डेट जिसमें बाबर जो था वो विजयी हुआ था। बाबर वर्सेज किसके बीच में हुआ था दोस्तों? इब्राहिम लोदी के बीच में। विजय कौन हुआ इसमें? बाबर विजय हुआ और दिल्ली सल्तनत का अंत करके मुगल वंश की स्थापना इसने डाली थी इसी साल। 1527 वर्ष जो है ये खानवा का युद्ध हुआ था। 17 मार्च 1527 की डेट है। इसको आगरा के निकट खानवा नामक स्थान पर मेवाड़ के जो राणा सांगा और मुगल बादशाह बाबर उनके मध्य लड़ा गया था और ये जो युद्ध है इसमें बाबर की विजय हुई थी। इसने भारत में मुगल सत्ता को स्थिरता प्रदान की और राजपूतों की शक्ति को गहरा धक्का भी पहुंचाया था। 1528 की साथियों अगर हम बात करें तो इस वर्ष बाबर ने क्या किया था, जो चंदेरी के मैदिनी राय थे, चंदेरी के मैदिनी राय थे, इन पर आक्रमण करके उनको पराजित किया था और ये खानवा के युद्ध के बाद की घटना है। 1529 की बात करें तो इस वर्ष दोस्तों हुआ क्या था, बाबर ने एक युद्ध लड़ा था, घाघरा का युद्ध, बैटल ऑफ घाघरा, जिसमें उसने अफगान सरदारों को पराजित किया और बाबर का ये अंतिम प्रमुख युद्ध माना जाता है। तो इस तरह से चारों याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आमेर के राजा मानसिंह प्रथम के संबंध में क्या सही नहीं है, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे और मुगल साम्राज्य के प्रमुख सेनापति भी ये रहे थे? बताइए सर क्या उत्तर होगा इसमें? साथियों इस प्रश्न में हमारा सही उत्तर होगा, उन्होंने आमेर में जगत श्रोमणी मंदिर का निर्माण करवाया और अपनी माता के नाम पर यह निर्माण करवाया था। तो तीसरा ऑप्शन करेंगे हम। हालांकि उन्होंने काबुल, बिहार और बंगाल के सूबेदार के रूप में कार्य किया और कई विद्रोह का दमन किया। ये इस ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो देखो ये कथन सही है। मान सिंह ने इन प्रांतों के सूबेदार के रूप में सफलतापूर्वक काम किया और मुगल साम्राज्य के विस्तार और सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हल्दी घाटी के युद्ध में वे मुगल सेना के प्रधान सेनापति थे, ये बात भी आप सब जानते हैं। ये 1576 की बात है, 1576 की बात है, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था जिस टाइम में इन्होंने ये काम किया। तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल गलत कथन है। आमेर में जगत श्रोमणी मंदिर का निर्माण दोस्तों मान सिंह की पत्नी थी जिनका नाम था रानी कनकावती। इन्होंने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में निर्माण करवाया था और इस मंदिर में भगवान कृष्ण की वही मूर्ति प्रतिष्ठित है जिसकी पूजा मीराबाई किया करती थी। यहां पे अगला प्रश्न है, उन्होंने अकबर द्वारा फरजंद, पुत्र और राजा की उपाधि दी गई थी, 7000 का मनसब भी दिया गया था दोस्तों, ये भी कथन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने किस झील का निर्माण करवाया जिसके उत्तरी भाग को नौ चौकी पाल कहा जाता है और जहां राज प्रशस्ति नामक प्रसिद्ध शिलालेख संस्कृत भाषा में उल्लेखित है? तो क्या उत्तर होगा इसमें? इसमें उत्तर होगा साथियों राजसमंद झील, तीसरा ऑप्शन। पिछोला झील की बात करते हैं तो पिछोला झील उदयपुर की प्रसिद्ध झील है। कहां पर है भाई? उदयपुर के अंदर है, उदयपुर में है। इसका निर्माण राणा लाखा ने करवाया था, ये भी ध्यान रखेंगे। लाखा के टाइम में एक बंजारे के द्वारा करवाया गया था। इसके किनारे सिटी पैलेस है, जग मंदिर है, जगनिवास है जिसको लेक पैलेस बोला जाता है। जयसमंद झील की बात करें तो ये झील भी नाम इसका एक और है, ढेबर झील के नाम से भी ये झील जानी जाती है। इसका निर्माण महाराणा जयसिंह ने गोमती नदी पर बांध बना करके किया और ये एशिया की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है। राजसमंद झील की बात करते हैं तो ये राजसमंद झील का निर्माण राजा राज सिंह के द्वारा करवाया गया 1662 से 1676 के टाइम पीरियड के बीच में। ठीक है, अकाल राहत कार्यों के लिए उत्तरी किनारे पर 9 सीढ़ियों वाली पाल है और 9 चौकी पाल उसको कहा जाता है। यहीं पर 25 काले रंग के संगमरमर के जो शिलालेख हैं राज प्रशस्ति उसको कहा जाता है, जिसका निर्माण रणछोड़ भट्ट तैलंग ने करवाया था और विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्तियों में से एक मानी जाती है। इसके ऊपर मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ। फतेहपुर झील जो है, फतेहपुर झील का निर्माण करवाया था मूल रूप से महाराणा जयसिंह ने, मूल रूप से अगर देखा जाए तो, जिसको बाद में महाराणा फतेह सिंह ने पुनर्निर्मित भी करवाया। और इसका एक और नाम है दोस्तों जिसका नाम है देवाली
तालाब, क्या नाम है भाई? देवाली तालाब इसका नाम है। 21 नंबर का प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय कोटा में हुए विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, जहां क्रांतिकारियों ने पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन और उनके पुत्रों की हत्या कर दी थी? बताइए सर क्या उत्तर होगा? आंसर होगा लाला जयदयाल और मेहराब खान। हम करेंगे इसमें बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। वैसे तात्या टोपे और रावत जोध सिंह की बात करें तो ये राजस्थान में आकर के क्रांतिकारियों की सहायता इन्होंने करी थी, लेकिन कोटा विद्रोह का प्रत्यक्ष नेतृत्व इन्होंने नहीं किया था। रावत जोध सिंह जो हैं ये कोठारिया के थे और इन्होंने क्रांति के अंदर योगदान किया था जो ठरस्तान क्रांति हुई थी। इन भाई साहब की बात करते हैं तो कोटा में दोस्तों 15 अक्टूबर 1857 को विद्रोह हुआ था। राजस्थान के सबसे सुनियोजित और व्यापक जो विद्रोही थे वो यहाँ से ही निकले थे। इसका नेतृत्व वकील लाला जयदयाल और रिसालदार मेहराब खान इन्होंने किया था। क्रांतिकारियों ने लगभग 6 महीने तक कोटा शहर पर अपना नियंत्रण रखा और पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन जो था और उसके 2 पुत्र और एक डॉक्टर था वहाँ पे, उनकी हत्या कर दी थी। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जो हैं आवा के ठाकुर थे, जोधपुर रियासत और अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने नेतृत्व किया था विद्रोह का। बिथोड़ा और चैलावास के युद्धों में अंग्रेजों को परास्त भी किया था। हीरालाल और रामचंद्र इनके बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, ये नाम कोटा विद्रोह के प्रमुख नेताओं में शामिल नहीं है। यद्यपि देखा जाए तो कई स्थानीय लोग थे जहां पे इनका भी नाम आता है, तो 1857 क्रांति में इन्होंने भी भाग तो लिया था बट कोटा संबंधित नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना चूरू में किसने की थी, जिसका उद्देश्य सामाजिक कुरीतियों को दूर करना और शिक्षा का प्रसार करना था और जिसने बाद में राजनीतिक चेतना में भी योगदान दिया था? साथियों यहाँ पर आंसर होगा स्वामी गोपाल दास, नंबर 1 ऑप्शन। स्वामी गोपाल दास ने 1907 में चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना करी और इसका उद्देश्य शिक्षा का प्रसार करना था, विशेषकर बालिका शिक्षा का प्रसार करना था। याद रखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसका उद्देश्य है बालिका शिक्षा का विस्तार करना था, तो वहाँ पे सर्वहितकारिणी सभा आपको ऑप्शन में मिल सकता है। इस तरह से भी उल्टा क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अर्जुनलाल सेठी जो हैं ये जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना इन्होंने करी थी, क्रांतिकारियों का प्रमुख केंद्र था यहाँ पे। और अर्जुनलाल सेठी खुद जयपुर के प्रसिद्ध क्रांतिकारी और शिक्षाविद थे। केसरी सिंह बाराहट जो थे ये इतिहासकार थे, कवि थे और प्रसिद्ध क्रांतिकारी भी थे। चेतावनी राज चुंगटिया नामक जो कृति थी वो इनके द्वारा लिखी गई थी। ये लिख करके महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से इन्होंने रोका था। जय नारायण व्यास जो हैं ये मारवाड़ के क्रांतिकारियों में से एक हैं, मारवाड़ के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक हैं, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अखंड भारत और आगी बाण ऐसे पत्र जो है समाचार पत्र उनका भी प्रकाशन किया। मारवाड़ लोक परिषद के माध्यम से जन जागृति भी इन्होंने फैलाई थी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो गया पहला आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। 23 नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों, जयपुर प्रजामंडल की पुनः स्थापना 1936-37 में किसके प्रयासों से हुई, जिसने इसे एक सक्रिय राजनीतिक संगठन बनाया? पहले 1931 में कपूरचंद पाटनी द्वारा स्थापना हुई थी जो निष्क्रिय रहा था। क्वेश्चन नंबर 23 में आंसर हमारा होगा, देखो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में होती है कपूरचंद पाटनी के द्वारा, परंतु ये ज़्यादा सक्रिय नहीं हो पाया था। 1936-37 में सेठ जमनालाल बजाज के प्रयासों और हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में इसका पुनर्गठन हुआ, जिसके बाद ये एक सक्रिय और प्रभावशाली संगठन बन गया था। चिरंजी लाल मिश्र भी इससे जुड़े हुए थे। तो आंसर क्या होगा साथियों? पहला ऑप्शन ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान का एकीकरण कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान राजस्थान राज्य का स्वरूप सामने आया? तो टोटल जो चरण थे दोस्तों ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, 7 चरण थे। ठीक है, 5वें चरण की बात करें तो राजस्थान का एकीकरण 5 चरणों में पूरा नहीं हुआ, ये एक ज़्यादा जटिल लंबी प्रक्रिया थी। 6 भी नहीं होगा। मोटे मोटे समायोजन को यदि अलग गिना जाए तो मुख्य चरण ज़्यादा थे देखा जाए तो। 7वां चरण जो है राजस्थान के एकीकरण का बिल्कुल सही है, ये 7 चरण थे। 18 मार्च 1948 को एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होकर के 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत ये लागू हुआ। अजमेर, मेरवाड़ा, आबू, देलवाड़ा और सुनील टप्पा का विलय इसमें हुआ। 8 वाला सीन भी नहीं बनता है। किस गुर्जर प्रतिहार शासक के दरबार को प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर ने सुशोभित किया, जिन्होंने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा और बाल रामायण जैसी प्रसिद्ध कृतियों की रचना भी करी थी? साथियों यहाँ पे आंसर होगा महेंद्रपाल प्रथम, बी ऑप्शन। महेंद्रपाल प्रथम जो है ये इनके पुत्र थे एक महिपाल प्रथम, दोनों के गुरु थे जिनका नाम था राजशेखर। क्या नाम था?
राजशेखर। राजशेखर गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम और इनके पुत्र महिपाल प्रथम के क्या थे भाई, गुरु भी थे और दरबारी कवि भी थे। उन्होंने अपनी अधिकांश प्रमुख रचनाएं महेंद्रपाल प्रथम के संरक्षण में करी, जिनके अंदर कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण और इसके अलावा एक और है बाल भारत, इनकी रचना करी थी। ठीक है, बाल भारत के अलावा एक और याद आई मेरे को, विद्वशाल भंजिका, ये भी बहुत फेमस है क्योंकि एक बार पटवार के एग्जाम में शायद आया हुआ क्वेश्चन है, विद्वशाल भंजिका, ये क्वेश्चन भी याद रखेगा तुम। ठीक, नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय कन्नौज को राजधानी बनाया था इसने, राजशेखर का काल इससे काफी बाद का था। महिपाल प्रथम महेंद्रपाल प्रथम के पुत्र थे और राजशेखर के दरबार में भी रहे थे ये। राजशेखर ने उनको आर्यव्रत का महाराजाधिराज भी कहा था। 26, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता का क्या नाम था, जिन्होंने अपने अल्पायु पुत्र के शासनकाल में आरंभ में संरक्षिका के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनका नाम क्या था, कर्पूरी देवी, बी ऑप्शन होगा कर्पूरी देवी। चौहान जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय था उसकी माता का नाम था। दिल्ली के जो अनंगपाल तोमर था उनकी पुत्री थी ये। कुछ स्रोतों के अनुसार चेदी राजकुमारी भी कहा जाता है इनको। ठीक है, चेदी की राजकुमारी थी, चेदी एक वंश था। अपने पति सोमेश्वर की मृत्यु के बाद में जब पृथ्वीराज अल्पायु में थे तब कपूर देवी ने लगभग 1 वर्ष तक संरक्षिका के रूप में शासन संभाला था और मुख्यमंत्री कदम्बवास जो था उसकी सहायता से प्रशासन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया था। 27 देखिए, दिल्ली सल्तनत के साथ में संबंधों के संदर्भ में रणथंभौर के किस चौहान शासक ने जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमणों को सफलतापूर्वक विफल किया था और लेकिन बाद में अलाउद्दीन खिलजी से पराजित भी हो गए थे। यहाँ पे आंसर होगा साथियों हमीर देव चौहान, डी ऑप्शन करेंगे हम इसके अंदर राइट आंसर। ठीक है, हमीर देव चौहान ये जो चौहान वंश का प्रतापी शासक था। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को 1290 और 1292 के आक्रमणों में सफलतापूर्वक विफल किया था। जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता, परंतु बाद में अलाउद्दीन खिलजी के साथ लंबे संघर्ष के बाद में 1301 ईस्वी में वीर गति को प्राप्त हुई और रणथंभौर का पतन हुआ। क्वेश्चन नंबर 28, महाराणा प्रताप ने अपने संकटकालीन राजधानी किसे बनाया था, जहां से उन्होंने मुगलों के विरुद्ध अपने संघर्ष को जारी रखा और कई वर्षों तक शासन भी किया था। तो साथियों यहाँ पर आंसर होगा चावंड, ऑप्शन नंबर तीसरा हम करेंगे। चावंड जो है साथियों, हल्दी घाटी युद्ध के बाद में दिवेर के युद्ध में विजय के बाद महाराणा प्रताप ने लगभग क्या किया था, 1585 ईस्वी में लूणा चावंडिया को पराजित करके चावंड पर अधिकार किया था और अपनी नई राजधानी बनाया था। ये लगभग 28 वर्षों तक, कब से कब तक, 1613 से लेकर के 1597 लेकर नहीं लगाएंगे, मतलब 1613 तक तो ये रही थी, 1597 तक का टाइम पीरियड जो था वो महाराणा प्रताप का शासनकाल रहा। तो उन्होंने महल और चामुंडा माता का निर्माण भी करवाया इसी टाइम में, 1597 में उनकी ये वीरगति को प्राप्त हो गए। अगला देखिए, आमेर के राजा मानसिंह के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि उन्हें मुगल दरबार में इतना ऊंचा स्थान प्राप्त था कि एक बार उन्हें कुछ समय के लिए मुगल साम्राज्य के वकील मुतलक, साम्राज्य के सर्वोच्च अधिकारी, प्रधानमंत्री के समकक्ष माना जाता था। ये पद भी दिया गया था। ये किस मुगल बादशाह के शासनकाल में हुआ था, बताइए साथियों। ये हुआ था अकबर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। बाबर के समय मानसिंह का जन्म भी नहीं हुआ था और बाबर का शासनकाल तो दोस्तों 1526 से लेकर के 1530 तक का रहा था, तो इस टाइम तो जन्म ही नहीं हुआ था इनका। ठीक, बाकी आंसर हमारा अकबर ही होगा इसमें, तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, गीता पर टीका, रस रत्नाकार और संगीत मीमांसा जैसे ग्रंथों की रचना का श्रेय राजस्थान के किस शासक को दिया जाता है, जो एक वीर योद्धा होने के साथ साथ एक प्रकांड विद्वान और कला पोषक भी थे? क्या इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मेवाड़ के महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा का शासनकाल था दोस्तों 1433 से लेकर के 1468 ईस्वी तक। न केवल महान योद्धा थे ये, बल्कि ये दुर्ग निर्माता भी थे, बिल्डर ऑफ फोर्ट्स, बल्कि संगीत, साहित्य, कला, इन सब के महान संरक्षक के रूप में भी ये सामने आए थे। खुद एक उच्च कोटि के विद्वान थे। इनके काफी सारे ग्रंथ हैं जिनके बारे में पूछा जाता है। संगीत मीमांसा, जैसा कि हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, ठीक है। संगीत राज, सूड प्रबंध, कामराज रतिसार, याद रहेगा, कामराज रतिसार। इसके अलावा चंडी शतक की टीका,
गीत गोविंद, गीत गोविंद, गीत गोविंद पर टीका लिखी थी रसिक प्रिया नाम से, ठीक है। और संगीत रत्नाकर, संगीत रत्नाकर, ठीक है। संगीत रत्नाकर टीका भी लिखी, कई सारे ग्रंथों की रचना करी, गीता पर टीका भी इनके द्वारा रचित मानी जाती है। यहां पर पहला ऑप्शन आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति के दौरान आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह और ब्रिटिश सेना की संयुक्त सेना को किन दो प्रसिद्ध युद्धों में पराजित किया था? बताइए सर, क्या आंसर होगा इसमें? 31 में साथियों आंसर होगा बिथोड़ा और चेलावास, पहला ऑप्शन करेंगे। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा कहाँ पे? पाली जिले के अंदर युद्ध में जोधपुर राज्य की सेना और कैप्टन जो हथकोट था उसके नेतृत्व वाली अंग्रेजी टुकड़ी को हराया था। उसके बाद में 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध हुआ था। चेलावास का युद्ध हुआ था, उसमें उन्होंने जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को पराजित किया और मैकमोसन का सिर काट करके आउवा के किले के द्वार पर लटका दिया था। इस युद्ध को काले गोरे का युद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? काले गोरे का युद्ध, काले गोरे का युद्ध भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा में किन प्रमुख राजस्थानी नेताओं द्वारा की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य जनता में राजनीतिक चेतना का प्रसार करना और किसानों एवं मजदूरों की समस्याओं का निराकरण करना था? तो साथियों बताइए इसमें क्या उत्तर होगा? क्वेश्चन नंबर 32, यहां पर आंसर होगा विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाऊ किंकर। आंसर क्या होगा भाई? पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में कहाँ हुई थी, जो राजस्थान के एकमात्र ऐसा प्रजामंडल था जिसकी स्थापना रियासत के बाहर हुई। इसका कारण बीकानेर महाराजा गंगा सिंह की दमनकारी नीतियां थी। तो कारण भी यहाँ पे आपको जानने को मिल गया, बट आप बताइए ये स्थापना हुई तो किस हिसाब से हुई और कहाँ हुई? कहाँ हुई? मुंबई के अंदर हुई दोस्तों, बम्बई या मुंबई, सॉरी कोलकाता आएगा भैया, कोलकाता, ठीक है, कोलकाता में हुई। और कोलकाता की हम बात करें तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना जो हुई थी, एक्चुअल डेट 4 अक्टूबर 1936 की डेट है दोस्तों। कलकत्ता में प्रवासी बीकानेर नागरिकों के द्वारा की गई थी। इसके संस्थापक अध्यक्ष की बात करते हैं, संस्थापक अध्यक्ष, तो संस्थापक अध्यक्ष जो है वो वकील थे मग्गाराम वैद्य के बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनके सहयोगी भी थे एक, जिनका नाम था लक्ष्मण दास स्वामी, इनका भी नाम इसी के साथ में जोड़ा जाता है। इसका मुख्य कारण था बीकानेर रियासत में गंगा सिंह की सरकारी जो नीतियां थी, राजनीतिक गतिविधियां थी, उनके द्वारा जो कड़ा विरोध पर प्रतिबंध लगाया गया था, वो इसका महत्वपूर्ण कारण था कि राजस्थान से बाहर इस प्रजामंडल की स्थापना हुई। मत्स्य संघ के राज प्रमुख किस रियासत के शासक को बनाया गया था, जो राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण था? तो साथियों यहां पर तो आप सभी जानते हैं, आंसर होगा धौलपुर, तीसरा ऑप्शन, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? धौलपुर। अगर हम भरत अलवर की बात करते हैं तो अलवर मत्स्य संघ की क्या था? राजधानी था। क्या था भाई? राजधानी था, कैपिटल था। क्या था भाई? कैपिटल था, ठीक है। लेकिन इसके शासक तेज सिंह थे, उनको राज प्रमुख नहीं बनाया गया था। शोभाराम कुमावत मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे, मतलब शोभाराम कुमावत अलवर से थे खुद। भरतपुर की बात करते हैं तो भरतपुर भी मत्स्य संघ का एक महत्वपूर्ण सदस्य रहा था और यहाँ के एक शासक थे जिनका नाम था ब्रजेंद्र सिंह। तो ये शासक याद रखना भाई, भरतपुर के शासक कौन थे। करौली की बात करते हैं तो करौली रियासत में महाराजा गणेश पाल देव था, गणेश पाल देव, और ये भी मत्स्य संघ में शामिल हुए थे। उपराज प्रमुख करौली के महाराजा को ही बनाया गया था, ये तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है भाई। मत्स्य संघ धौलपुर की बात करें तो उद्घाटन आपको पता ही है 18 मार्च 1948 को हुआ था। एकीकरण का पहला चरण धौलपुर के तत्कालीन महाराजा उदयभान सिंह थे, इनको राज प्रमुख बनाया गया था और ये निर्णय चारों रियासतों के शासकों के बीच में वरिष्ठता और सहमति के आधार पर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, बताइए गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, जहां से उन्होंने अपनी शक्ति का विस्तार करना प्रारंभ किया, इससे पहले कि वे उज्जैन और कन्नौज जैसे बड़े केंद्रों पर अधिकार करते? 35 में क्या आंसर होगा? साथियों यहां पर हम सीधा सीधा आंसर करते हैं मंडोर, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा मंडोर। जोधपुर के पास में स्थित मंडोर को गुर्जर प्रतिहारों की सबसे प्राचीन राजधानी में से एक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चंदेल शासक कौन थे, जिनके प्रसिद्ध सेनापतियों आल्हा और उदल के साथ पृथ्वीराज का संघर्ष भी हुआ था? इस प्रश्न में आंसर आएगा दोस्तों परमार्दिदेव, पहला ऑप्शन। परमार्दिदेव ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन महोबा के चंदेल शासक थे।
ठीक है। इनका परमाल नाम भी था, इनको परमाल भी कहा जाता था। लगभग 1182 ईस्वी के आसपास में पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर आक्रमण किया था और परमार्दी देव के वीर सेनानायक आल्हा और उदल लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। और ये युद्ध जो है ये पृथ्वीराज की साम्राज्य विस्तार की नीति का हिस्सा माना जाता है। मदन वर्मन के बारे में जानते हैं आप? ये चंदेल शासक था, काफी शक्तिशाली था भाई साहब। इसका काल पृथ्वीराज चौहान से पहले का काल था, मतलब 1121 से 1165 ईस्वी का काल था। कीर्तिवर्मन ये भी चंदेल शासक था, काफी महत्वपूर्ण शासक था। कृष्ण मिश्र जो था ना, उसको संरक्षण दिया था इसने। इसका काल पृथ्वीराज चौहान से पहले का था, तो ये भी नहीं आएगा। और एक धंगदेव था, ये भी चंदेल वंश का प्रतापी शासक था। खजुराहो के मंदिरों में निर्माण में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विशेषकर विश्वनाथ मंदिर का नाम आए तो धंगदेव का ही नाम आएगा वहां पे फिर निर्माण में। ठीक, आगे चलते हैं। राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना, जिसका शासनकाल अल्प रहा और जिसकी हत्या बनवीर के द्वारा की गई थी? बताइए 37 में क्या आंसर होगा? अरे वाह मेरे भाइयों और बहनों, क्या गजब की दौड़ लगा रहे हो तुम सब। इतिहास के इतने पन्ने पलट दिया हमने, इतने अहम सवालों को चित कर दिया हमने। मानना पड़ेगा भाई, मानना पड़ेगा आपको। तुम सब असली योद्धा हो जो यहाँ तक आ गए। अभी तो पिक्चर लगभग आधी हुई है। मुझे पता है दिमाग की बत्ती थोड़ी टिमटिमा रही होगी तुम्हारी, कुर्सी पर बैठे बैठे कमर भी कह रही होगी भाई थोड़ा ब्रेक तो बनता है। लेकिन रुको जरा, सब्र करो, असली मजा तो दोस्तों अब शुरू होने वाला है। सोचो तुम सब ज्ञान के वो खजाने लूट रहे हो जो तुम्हें स्कूल व्याख्याता के सिंहासन तक पहुंचाएंगे। ये कोई मामूली दौड़ नहीं है दोस्तों, ये है सपनों की उड़ान और तुम सब इसके पायलट हो। याद करो वो पल जब तुमने पहली बार सोचा होगा कि टीचर बनना है। वो जुनून था, वो चमक थी आंखों में, उसे फिर से महसूस करो साथियों। इतिहास सिर्फ तारीखों और घटनाओं का एक मकड़ जाल तो नहीं है दोस्तों, ये तो वो टाइम मशीन है जो हमें अतीत की जो गलतियां हैं उनसे सिखाती है, भविष्य के लिए हीरो बनाती है हमारे को। तो चलो एक बार फिर से कमर कस लो। जैसे बाहुबली ने भारी शिवलिंग उठाया था ना, वैसे ही अपनी हौसले को उठाओ। अभी कुछ और पन्ने हमें पलटने हैं और कुछ सवालों के छक्के हमें छुड़ाने हैं। मैं जानता हूं तुम सब वो आग हो जो काबिलियत है। अगले कुछ सवाल तो ऐसे हैं जो गर्मा गर्म जलेबी दिमाग की बत्ती जला देंगे और मुंह में पानी सा ला देंगे। ज्ञान का पानी दोस्तों, ज्ञान का पानी। तो क्या तुम सब तैयार हो इतिहास के इस रोमांचक सफर के अगले पड़ाव के लिए? दिखा दो कि तुम कितना दम है तुम में। आवाज आनी चाहिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में, है ना? कमेंट बॉक्स में लिखो आरपीएससी फतेह। आरपीएससी फतेह लिख दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। मानूंगा मैं कि तुम यहां तक आ गए हो, ठीक है ना? तो जोश चाहिए अब आगे की क्लास लेने के लिए। तो चलिए साथियों, हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा रतन सिंह द्वितीय। क्या होगा 37 नंबर के क्वेश्चन में? रतन सिंह द्वितीय है राणा सांगा की मृत्यु के बाद में। राणा सांगा की मृत्यु हुई थी 1528 में। उसके बाद में उनके ज्येष्ठ पुत्र रतन सिंह द्वितीय मेवाड़ के शासक बने। इनका शासनकाल अल्प समय का ही रहा था, लगभग 1528 से लेकर के 1531 तक का ही रहा था दोस्तों। अब देख लो आप, लगभग 3 साल भी पूरे नहीं हुए होंगे। इनकी मृत्यु बूंदी के सूरजमल हाड़ा के साथ में एक मतलब ये आखेट के दौरान झगड़ा हो गया था, उसी टाइम इनकी मृत्यु हो गई थी। एक स्रोत में बताया जाता है कि बनवीर द्वारा हत्या का उल्लेख नहीं करते हैं, बल्कि एक आकस्मिक मृत्यु का किया जाता है। हालांकि सांगा के बाद में उत्तराधिकारी में अस्थिरता तो रही थी उत्तराधिकार के संघर्ष में, ठीक है। इनकी हत्या बनवीर के द्वारा कर दी गई थी, ये उल्लेख भी है। रतन सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद में विक्रमादित्य शासक बना था और विक्रमादित्य की हत्या बनवीर ने करी थी। राणा सांगा के तुरंत बाद रतन सिंह द्वितीय शासक बने थे। ये प्रश्न का फोकस दोस्तों याद रखेगा, बनवीर द्वारा हत्या। तो प्रश्न का फोकस अगर बनवीर द्वारा हत्या पर है तो विक्रमादित्य उत्तर होगा, ध्यान रखेगा। लेकिन मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना, तो सीधा सीधा उत्तर रतन सिंह द्वितीय कर दीजिएगा। ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ओके। देखिए, राजस्थान में डाबड़ा हत्याकांड किस किसान आंदोलन से संबंधित है, जहां जागीरदारों के लठैतों ने शांतिपूर्ण सभा पर हमला कर दिया, हमला करके कई किसानों को शहीद कर दिया था और यह घटना मारवाड़ रियासत में हुई थी। तो बताइए साथियों क्या उत्तर होगा इस प्रश्न में? साथियों आंसर होगा मारवाड़ किसान आंदोलन। क्या होगा भाई? मारवाड़ में हुई थी तो मारवाड़ किसान आंदोलन ही करेंगे। डाबड़ा हत्याकांड हुआ था दोस्तों 13 मार्च 1947 को मारवाड़ रियासत के डीडवाना परगने के अंदर डाबड़ा हत्याकांड हुआ। डाबड़ा एक गांव है, वहीं पर उसी के नाम से पड़ गया। ये मारवाड़ किसान सभा और मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ता यहाँ पर शामिल थे।
किसानों की सभा हो रही थी जिस पर जागीरदार के आदमी जो थे उन्होंने हमला कर दिया था, जिसमें कई किसान शहीद हो गए थे। और ये घटना मारवाड़ के किसान आंदोलन और प्रजामंडल की गतिविधियों का एक दुखद अध्याय है। अगला क्वेश्चन है, वृहद राजस्थान के निर्माण के समय 30 मार्च 1949 को जो राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण कहलाता है और सबसे महत्वपूर्ण चरण भी था, इसका उद्घाटन किसने किया था? इस दिन को राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। हालांकि अब राजस्थान दिवस हिंदी महीने के अनुसार मनाया जाएगा, हिंदी तारीख के अनुसार हर साल राजस्थान दिवस बदलने वाला है, तो ये अपडेट आपको जरूर रखना है। ये प्रश्न 101% एग्जाम में आने वाला है भाई। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन में सही उत्तर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो वृहद राजस्थान का गठन हुआ था दोस्तों 30 मार्च 1949 को। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जो मैंने आपको बताया था ना, JJJB, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये रियासतें इसमें शामिल हुई थी। इसका उद्घाटन भारत के उस टाइम में जो तत्कालीन उप प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने किया था। इसकी भूमिका रियासतों में एकीकरण के अंदर सर्वोपरि रही थी। इसी दिन को राजस्थान दिवस के रूप में जाना गया। अगला देखिए, बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने जूनागढ़ किले का निर्माण किस मुगल बादशाह के शासनकाल में करवाया था? ये किला अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला और राय सिंह प्रशस्ति के लिए जाना जाता है। क्या आंसर होगा तो मुझे बता दीजिए आप। साथ ही इस प्रश्न में उत्तर होगा अकबर। बी ऑप्शन हम इसमें सही उत्तर कर देंगे भैया, याद रखिएगा, ठीक है। अकबर, महाराजा राय सिंह जो है ये अकबर के एक अत्यंत विश्वसनीय और प्रमुख मनसबदार थे। इन्होंने अकबर के शासनकाल में ही बीकानेर के प्रसिद्ध जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था और 1589 में प्रारंभ भी करवाया था और 1594 के अंदर इसको पूर्ण भी करवाया था। क्वेश्चन नंबर 41, गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है जिसे रणहस्तिन भी कहा जाता है? गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज के बारे में बताइए। रणहस्तिन, रणहस्तिन का मतलब हो गया दोस्तों युद्ध का हाथी। क्या सही उत्तर होगा? देखो, उन्होंने राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित होकर मरु प्रदेश में शरण ली थी। यह कथन सत्य है दोस्तों। वत्सराज ने कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था और पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया था, लेकिन बाद में राष्ट्रकूट शासक जो ध्रुव था ना, उससे पराजित हो गए थे और उन्होंने राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र में शरण लेनी पड़ी थी। ठीक है, ये सही है। उन्होंने पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया परंतु कन्नौज पर स्थायी अधिकार नहीं कर पाए थे। देखो, ये भी सही है बात, ठीक है ना, ये भी कथन सत्य है। वत्सराज ने धर्मपाल को हराया था लेकिन राष्ट्रकूटों के हस्तक्षेप के कारण कन्नौज पर स्थायी नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाए थे, ठीक है ना भाई। आगे हम चले तो उन्होंने अपनी राजधानी को मंडोर से कन्नौज स्थानांतरित किया था, तो ये कथन भी। तीसरा जो कथन है दोस्तों आपका इस प्रश्न में, ये असत्य कथन है दोस्तों। कन्नौज को राजधानी बनाने का श्रेय दिया जाता है नागभट्ट द्वितीय को। किसको दिया जाता है भाई? नागभट्ट द्वितीय को। नागभट्ट द्वितीय को दिया जाता है साथियों, ठीक है। वत्सराज ने उज्जैन को एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाया था। आगे देखें तो चौथा ऑप्शन है, उनके शासनकाल में प्रसिद्ध जैन ग्रंथ कुवल्यमाला की रचना हुई। ये प्रश्न सही है, इस प्रश्न का उत्तर डी ऑप्शन होगा। ये कथन सत्य है। जैन विद्वान थे जिनका नाम था उद्योतन सूरी। इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है कुवल्यमाला, जिसकी रचना हुई थी 778 ईस्वी के अंदर, विक्रम संवत 700 के आसपास में जालोर में। उस समय वत्सराज का शासन था और यह ग्रंथ तात्कालिक सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालता है। क्वेश्चन नंबर 42, अजमेर के किस चौहान शासक ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया और आना सागर झील के किनारे सुंदर उद्यान लगवाए थे? 42 में आप मुझे उत्तर बता दो सर, क्या उत्तर होगा? तो सर यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा अर्णोराज। क्या हो जाएगा भाई? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है साथियों, अलाउद्दीन खिलजी के जालोर आक्रमण के समय किस विश्वासघाती सरदार ने कानड़देव चौहान के साथ धोखा किया जिसके कारण खिलजी सेना किले में प्रवेश कर सकी? इस घटना को जालोर के पतन का एक मुख्य कारण माना जाता है। तो आप बता दीजिए इसमें क्या उत्तर होगा। तो साथियों इस प्रश्न में उत्तर होगा धैया सरदार बीका। नंबर 1 ऑप्शन होगा। थोड़ा हम तेज चलेंगे क्योंकि एग्जाम पास में आ रही है, तो हम थोड़ा स्पीड इसकी बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। जालोर दुर्ग के पतन में धैया राजपूत सरदार बीका के विश्वासघात की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। कहा जाता है कि उसके लालच में उसने बहुत सारा लालच कर लिया था और लालच में आकर के किले पर एक गुप्त मार्ग अलाउद्दीन खिलजी की सेना को बता दिया था, जिससे वे किले के अंदर प्रवेश करने में सफल हो गए थे। बाद में बीका की पत्नी ने ही उसकी एक करतूत के लिए उसको मार डाला था। 44 देखे, महाराणा सांगा ने ईडर, गुजरात में पड़ता है, उसके उत्तराधिकारी संघर्ष में हस्तक्षेप करके
किसे शासक बनवाने में सहायता की थी, जिससे गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह द्वितीय के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। 44 नंबर के क्वेश्चन में बताइए क्या आंसर होगा। बहारमल, रायमल, बिहारीमल, मेदिनी राय, क्या आंसर होगा। तो साथियों इस क्वेश्चन में आंसर होगा रायमल, बी ऑप्शन, ठीक है ना। रायमल जो है ईडर के शासक राव भाण के दो पुत्र थे, सूर्यमल और एक का नाम था भीम, एक का नाम था भीम और एक का नाम था सूर्यमल, ठीक है। ये राव भाण के दो पुत्र थे। रायमल की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रायमल जो था, अरे सॉरी यार उल्टा पुल्टा ही बोल रहा है, जो सूर्यमल था उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में उसका पुत्र रायमल जो था ना वो बनता है क्या, उत्तराधिकारी। तो भीम ने रायमल को हटा करके स्वयं अधिकार कर लिया था। भीम की मृत्यु के बाद में उसका जो पुत्र था भारमल, उसको गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह द्वितीय ने ईडर का शासक बना दिया था। राणा सांगा ने रायमल का पक्ष लेते हुए हस्तक्षेप किया था और भारमल को हटा करके रायमल को ईडर की गद्दी पर बिठाया था, और यह घटना सांगा और गुजरात सल्तनत के बीच में शत्रुता का एक प्रमुख कारण बन गई थी। 45 हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी सैन्य गतिविधियों को पुनर्गठित करने और मुगल थानों पर आक्रमण करने के लिए किस पर्वतीय क्षेत्र को अपना मुख्य आधार बनाया, जहां से उन्होंने दिवेर के युद्ध जैसी महत्वपूर्ण विजय प्राप्त करी। तो साथियों इस प्रश्न में हमारा आंसर होगा 56 का मैदान। तो देखो होगा नहीं, 56 का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच में माई नदी बेसिन के क्षेत्र में आता है। प्रताप की गतिविधियों का केंद्र रहा था लेकिन मुख्य आधार नहीं था। ऊपरमाल का पठार जो है, ये ऊपरमाल का पठार जो बिजोलिया और भैंसरोडगढ़ उसके बीच में आता है, ये भी प्रताप के प्रभाव क्षेत्र में रहा था लेकिन दिवेर के युद्ध के लिए विशिष्ट आधार नहीं था। मगरा क्षेत्र यहाँ पर राइट आंसर आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। हल्दीघाटी के युद्ध के बाद में प्रताप ने अरावली के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र विशेष करके कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच में फैला हुआ जो मगरा क्षेत्र था, मेवाड़ के पश्चिम का पहाड़ी भाग था, इसको अपना मुख्य शरण स्थली और छापामार युद्ध का केंद्र बनाया था। गोरिल्ला वॉरफेयर जिसको बोला जाता है। दिवेर का थाना इसी क्षेत्र के निकट स्थित था और यहीं से उन्होंने अपनी सेना को संगठित करके मुगलों पर सफल आक्रमण किए थे, और इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति उनके लिए बहुत ज्यादा अनुकूल थी। बोरहाट का पठार की बात करें तो बोरहाट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में स्थित है। यह भी प्रताप के संघर्ष का महत्वपूर्ण केंद्र था और मगरा क्षेत्र का ही एक हिस्सा था, लेकिन ये उसी से सटा हुआ भाग था। हालांकि मगरा शब्द जो है ये ज्यादा व्यापक रूप से उसके छापामार गतिविधियों के मुख्य पर्वतीय आश्रय स्थल को इंगित करता है, इसलिए मगरा हम करेंगे इसमें। 46 देखिए, मारवाड़ के राव चंद्रसेन के भाई जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और मुगल सेना के साथ में चंद्रसेन के विरुद्ध अभियानों में भाग लिया था, उसका नाम क्या था? बताइए सर क्या नाम था? इसका नाम था उदय सिंह, मोटा राजा, राम सिंह, रायमल, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी होगा इसमें। देखो उदय सिंह की अगर मैं आपसे बात करूं तो राव मालदेव के पुत्र थे और चंद्रसेन के भाई उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अकबर ने प्रसन्न होकर के मोटा राजा की उपाधि इनको दी थी, बाद में जोधपुर का शासक भी बनाया और चंद्रसेन के विरुद्ध मुगल अभियानों में भाग भी इन्होंने लिया। राम सिंह जो है ये मालदेव के पुत्र ही थे, चंद्रसेन के भाई भी थे, अकबर की सेना में चले गए थे और चंद्रसेन के विरुद्ध सक्रिय भी रहे थे और अकबर ने इनको एक जागीर दी थी। कहाँ की जागीर दी थी? गुंदोज की जागीर दी थी। रायमल जो है दोस्तों, रायमल भी चंद्रसेन के भाइयों में से एक था जो मुगल पक्ष में चले गए थे और भाइयों के बीच में उत्तराधिकार का संघर्ष था, जिन्हें लाभ उठा करके अकबर ने काफ़ी सारा फायदा इसने लिया था। ठीक है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। राव चंद्रसेन के भाई उदय सिंह, जिन्होंने बाद में मोटा राजा उदय सिंह कहा गया, राम सिंह और रायमल, तीनों ने ही अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और अपने भाई राव चंद्रसेन के विरुद्ध मुगल अभियान में भाग भी लिया था। ये मारवाड़ के दुर्भाग्यपूर्ण ग्रह कलह का एक उदाहरण माना जाता है साथियों। तो अपना अगला प्रश्न है, औरंगजेब के शासनकाल में जब उसने जजिया कर लगाया, उन्हें वापस लगाया जब उसने जजिया कर, तो मेवाड़ के किस महाराणा ने इसका कड़ा विरोध करते हुए औरंगजेब को एक पत्र लिखा था जिसमें इस कर को अन्यायपूर्ण और साम्राज्य के लिए अहितकारी बताया था? तो बताइए उन भाई साहब का क्या नाम था? महाराणा अमर सिंह। देखिए साथियों, महाराणा अमर सिंह जो हैं, अमर सिंह प्रथम की यहाँ पर बात हो रही है। तो इन्होंने जहांगीर के साथ में 1615 में कौन सी संधि करी थी पता है आपको? मुगल मेवाड़ संधि। मुगल मेवाड़ संधि करी थी। जजिया कर का पुनः आरोपण औरंगजेब के समय में हुआ था, तो यहाँ पे ये सही आंसर नहीं होने वाला है। महाराणा करण सिंह की अगर हम बात करते हैं तो करण सिंह जो हैं अमर सिंह प्रथम के पुत्र थे। किनके थे भाई? अमर सिंह प्रथम के क्या थे? पुत्र थे। ये अमर सिंह प्रथम के पुत्र थे। इन्होंने मुगल दरबार में उपस्थिति दी थी और इनका काल औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाने से पहले का टाइम पीरियड था।
तो इसलिए ये भी आंसर सही नहीं होगा। महाराणा जगत सिंह प्रथम की हम बात करें तो इन्होंने उदयपुर के अंदर वही जगत सिंह प्रथम है जिन्होंने उदयपुर में जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया था। जगत सिंह से जगदीश मंदिर आप याद रख सकते हो, जिसको जगन्नाथ राय मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये कला और साहित्य के संरक्षक थे। जजियागढ़ का विरोध कि राज सिंह के द्वारा किया गया था, ना कि जगत सिंह के द्वारा। तो जजियागढ़ का विरोध किया गया था। डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। जब औरंगजेब ने 1679 के अंदर हिंदुओं पर पुनः जजियागढ़ लगाया तो मेवाड़ के महाराणा थे राज सिंह प्रथम, इन्होंने इसका कड़ा विरोध किया और फिर औरंगजेब को एक पत्र भी भेजा। कुछ इतिहासकार इस पत्र को शिवाजी या मारवाड़ की ओर से भी मानते हैं, लेकिन राज सिंह का इसमें विरोध सुस्पष्ट था, किसी की भी तरफ से था, लेकिन राज सिंह ने इसमें विरोध जरूर किया था, ये बात पक्की है। इसमें कर की निंदा की गई थी और इसे साम्राज्य की नीति के विरुद्ध बताया गया था। राज सिंह ने अन्य हिंदू शासकों को भी इसके विरुद्ध एकजुट करने का प्रयास भी किया था। तो एक बढ़िया मुहिम थी। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 48 नंबर का क्वेश्चन देखिए साथियों। 1857 की क्रांति के दौरान चलो दिल्ली मारो फिरंगी का प्रसिद्ध नारा राजस्थान की किस छावनी के विद्रोही सैनिकों ने दिया था? तो गाइज इस क्वेश्चन में हमारा क्या राइट आंसर होगा बताइए। यस, नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा और देवली। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर हो जाएगा एरिनपुरा। तीसरा ऑप्शन हम करेंगे। नसीराबाद की मैं अगर आपसे बात करता हूँ तो नसीराबाद में देखो हम पहले भी देख चुके हैं। 28 मई 1857 को विद्रोह हुआ। राजस्थान की क्रांति की पहली घटना थी ये। यहाँ सैनिकों ने विद्रोह करके दिल्ली की ओर जाने का प्रस्ताव किया था और इसमें, लेकिन अगर चलो दिल्ली मारो फिरंगी की बात करें तो ये नारा विशेष रूप से एरिनपुरा से जुड़ा हुआ था, ना कि नसीराबाद से। नीमच की भी हम बात कर चुके हैं। 3 जून 1857 को यहाँ के सैनिकों ने भी दिल्ली की ओर आगे बढ़ने का काम किया था। एरिनपुरा की हम बात करें तो एरिनपुरा छावनी में स्थित जो जोधपुर लीजियन है, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं दोस्तों। जोधपुर लीजियन, तो जोधपुर लीजियन के सैनिक जो हैं वो 21 अगस्त 1857 को यहाँ पर विद्रोह किया गया। इन्होंने अपने अंग्रेज अधिकारियों पर हमला किया। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा बुलंद करते हुए दिल्ली की ओर प्रस्थान किया था। रास्ते में आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने इन सैनिकों को अपना नेतृत्व भी प्रदान किया था। देवली की बात करते हैं तो देवली में भी दोस्तों विद्रोह घटना हुई थी, लेकिन ये एरिनपुरा के सैनिकों के द्वारा किया गया था। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान में एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था जिसका उद्देश्य भीलों और गरासियाओं को जागीरदारों और राज्य के शोषण से मुक्त कराना और उनमें सामाजिक एकता स्थापित करना था? क्या आंसर करेक्ट आंसर होगा इसमें? साथियों देखो, गोविंदगिरी जो है, गोविंदगिरी ने भगत आंदोलन चलाया था। कौन सा चलाया था? भगत आंदोलन। तो इन्होंने भगत आंदोलन चलाया, भगत मूवमेंट चलाया और संप सभा की स्थापना भी इन्होंने करी थी। संप सभा की स्थापना भी इन्होंने करी थी। इनका उद्देश्य भी भीलों में सामाजिक और धार्मिक सुधार करना था। मोतीलाल तेजावत हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि मोतीलाल तेजावत ने 1921 में मेवाड़ के अंदर एक जगह है दोस्तों झाड़ोल करके, झाड़ोल और इसके आसपास के क्षेत्रों से एक ही आंदोलन प्रारंभ किया। इसका उद्देश्य भील और गरासियाओं को ज़्यादा अत्यधिक लगान, बेगार, फोर्स्ड लेबर जो होती है, लैंड रेवेन्यू जो होता है, इन सबको और अन्य प्रकार के कई शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए इनका मुख्य उद्देश्य था। इनको इन्होंने मेवाड़ के पुकार के नाम से 21 सूत्रीय मांग पत्र भी प्रस्तुत किया था। उनको आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है तो आप बता दीजिएगा। ठीक है सर, आगे चलते हैं। ये आपने ज्वाइन करना ही है क्लास के बाद में, आरपीएससी हिंदी एप्लीकेशन डाउनलोड करके। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। देखिए, सागरमल गोपा किस रियासत के स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों और पुस्तकों, आज़ादी के दीवाने व जैसलमेर में गुंडाराज के कारण जेल में अमानवीय यातनाएं दी गई और अंततः उनकी मृत्यु हो गई? तो बताइए, सागरमल गोपा किस रियासत के स्वतंत्रता सेनानी थे? रियासत की बात कर रहा है, तो अब आप रियासत को देखेंगे ना, तो देखिए अगर हम जोधपुर रियासत की बात करते हैं, यानी कि मारवाड़ रियासत की जब हम बात करते हैं, तो मारवाड़ रियासत में जयनारायण व्यास जैसे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हुए। सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर से था दोस्तों। ठीक है ना, कहाँ से था? जैसलमेर से था। तो ऑप्शन नंबर हम इसमें तीसरा राइट आंसर करेंगे। बीकानेर के अंदर दोस्तों एक व्यक्ति है जिनका नाम यहाँ पर आता है मादाराम वैद्य, मादाराम वैद्य, और इनके अलावा स्वामी गोपाल दास, ये नेता सक्रिय रहे यहाँ पे। जैसलमेर की बात करें तो सागरमल गोपा जैसलमेर रियासत के एक निर्भीक स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार भी थे। इन्होंने पुस्तकें भी लिखी थी, आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडाराज,
एक और इसके अलावा इनकी पुस्तक थी जिसका नाम था रघुनाथ, याद आ रहा आपको, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। रघुनाथ सिंह का मुकदमा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के किस चरण में उदयपुर यानी कि मेवाड़ रियासत का विलय हुआ, जिसके बाद उस चरण को संयुक्त राजस्थान यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान नाम दिया गया और मेवाड़ के महाराणा को राज्य प्रमुख बनाया गया था। तो 51 नंबर के प्रश्न में साथियों हमारा आंसर होगा तृतीय चरण, ऑप्शन नंबर बी हम इसमें करेक्ट आंसर करेंगे। तृतीय चरण को दोस्तों अगर हम देखें तो 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर यानी कि मेवाड़ रियासत पूर्व राजस्थान संघ में विलीन हो गई और नए गठन को संयुक्त राजस्थान नाम दिया गया। ये बात हमें ध्यान रखनी है। मेवाड़ के महाराणा थे जिनका नाम था भूपाल सिंह, तो साथियों भूपाल सिंह को इसका राज प्रमुख बनाया गया और माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था, तो प्रधानमंत्री बनाया गया था माणिक्यलाल वर्मा को। माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक है, इसकी राजधानी के बारे में भी पूछ ले तो राजधानी दोस्तों उदयपुर ही थी। ये बात भी हम ध्यान रखेंगे। इस चरण का उद्घाटन किया तो उद्घाटन के बारे में भी अगर हमसे पूछ ले तो हम बता देंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये इस अपना जो तीसरा चरण है इसका सीन है। फिर चौथा चरण आपको पता है वृहद राजस्थान, पांचवा चरण संयुक्त वृहद राजस्थान 15 मई 1949 को, चौथा चरण 30 मार्च 1949 को। 52 देखिए, गुर्जर प्रतिहारों के किस शासक को ग्वालियर प्रशस्ति में मलेच्छों का नाशक और नारायण का अवतार कहा गया है, जिसने अरब आक्रमणकारियों को सफलतापूर्वक पीछे धकेला था। तो साथियों इस प्रश्न में क्या हमारा राइट आंसर होने वाला है बताइए। वत्सराज, नागभट्ट प्रथम, मिहिर भोज और नागभट्ट द्वितीय। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा आंसर होगा नागभट्ट प्रथम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेंगे। नागभट्ट प्रथम ग्वालियर प्रशस्ति जो कि मिहिर भोज के समय की है और इसमें नागभट्ट प्रथम की वीरता का बखान किया गया है। मलेच्छों के नाशक से मतलब है, मलेच्छों का मतलब यहाँ पे अरबों से है, अरबों का नाशक। ठीक है, और साक्षात नारायण का अवतार इनको बताया गया है क्योंकि इन्होंने सिंध को अरबों से बचाया था। जो सिंध की ओर अरबों के आक्रमण हो रहे थे ना, उनका सफलतापूर्वक प्रतिरोध भी किया था। पश्चिम भारत की इन्होंने रक्षा करी थी, उज्जैन को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया था। 53 देखते हैं अपन। 53 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, अजमेर के चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ यानी कि बीसलदेव द्वारा रचित संस्कृत नाटक हरिकेली का विषय क्या है और ये नाटक किस प्रसिद्ध संस्कृत महाकाव्य से प्रेरित है। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न में हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है। इस प्रश्न में साथियों राइट आंसर होने वाला है महाभारत के किरात अर्जुन प्रसंग पर आधारित। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। विग्रहराज चतुर्थ यानी कि बीसलदेव के द्वारा हरिकेली नाटक की रचना की गई। ठीक है, संस्कृत भाषा के महान कवि जो थे जिनका नाम था भारवी। तो भारवी का एक महाकाव्य था जिसका नाम था किरातार्जुनियम। किरातार्जुनियम के कथानक पर आधारित है यह नाटक। ठीक है, इसमें भगवान शिव और अर्जुन के बीच युद्ध और अर्जुन के द्वारा जो पाशुपत शास्त्र था वो प्राप्त करने के मतलब एक कहानी है, उसको लेकर के अगर देखें तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, तुंगा का युद्ध जुलाई 1787 में जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह और जोधपुर के महाराजा विजय सिंह की संयुक्त राजपूत सेनाओं का मुकाबला किस शक्ति के साथ हुआ था जिसमें राजपूतों को आंशिक सफलता मिली थी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न में क्या सही उत्तर होगा बता दीजिए। गाइज यहाँ पर हमारा आंसर होगा मराठा सेना महादजी सिंधिया। ऑप्शन नंबर तीसरा करेंगे। तुंगा का युद्ध दौसा के निकट हुआ था, लालसोट तुंगा क्षेत्र है ना, वहां पे हुआ था 28 जुलाई को। 28 जुलाई 1787 को हुआ था। जयपुर के सवाई प्रताप सिंह और जोधपुर के महाराजा थे विजय सिंह, उनकी संयुक्त सेना और मराठा सरदार महादजी सिंधिया की सेना के बीच में। इस युद्ध में राजपूत सेनाओं ने वीरतापूर्वक मुकाबला किया था और मराठाओं को पीछे हटने पर विवश कर दिया था। आगे अपन देखें, राजपूतों की निर्णायक विजय तो इसमें नहीं हुई थी, पर इसने मराठाओं के बढ़ते प्रभाव को कुछ समय के लिए रोका था। क्वेश्चन नंबर 55, खानवा के युद्ध जो कि 1527 में हुआ, राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद युद्ध का नेतृत्व किसने संभाला और सांगा को युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकालने में मदद किसने करी थी? क्या आप बता सकते हैं मेरे को इस प्रश्न का सही उत्तर? झाला अज्जा खानवा के युद्ध में जब राणा सांगा की ओर से सेना में लड़ते हुए घायल हो गए थे तो उनकी स्थिति को देख करके काठियावाड़ के झाला अज्जा जो थे वो सादड़ी के झाला सरदार थे, ये
तो झाला अज्जा ने मेवाड़ का राजचिन्ह धारण किया और युद्ध का नेतृत्व संभाला और मुगल सेना को यहाँ से भरमाई दी थी। इस बीच जो राणा सांगा जो कि घायल हो चुके थे उनको युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित बसवा दौसा के अंदर ले जाया गया था और झाला अज्जा वीरतापूर्वक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। मेदिनी राय जो हैं दोस्तों ये चंदेरी के शासक थे और राणा सांगा के प्रमुख सहयोगी थे। खानवा के युद्ध में भाग तो लिया था लेकिन नेतृत्व झाला अज्जा ने संभाला था। हसन खां मेवाती भी थे। हसन खां मेवाती जो हैं ये मेवात के शासक थे और खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था, वीरतापूर्वक लड़ते हुए मारे गए थे। मालदेव राठौड़ जो हैं ये भी राणा गंगा के पुत्र थे। मालदेव राठौड़ मारवाड़ का जो राव गंगा था ना उनके पुत्र थे। इन्होंने भी अपनी सेना के साथ में खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ने का पूरा जोर लगाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल बादशाह अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने हेतु कुल कितने शांति दूत भेजे थे, जिनमें से अंतिम दूत राजा टोडरमल थे? तो जो भेजे थे उनमें से मतलब उनकी संख्या पूछ रहा है अपने को ओवरऑल। क्या आंसर होगा? आंसर होगा साथियों 4, तीसरा ऑप्शन, ठीक है ना, 4 हो जाएगा महाराणा प्रताप की अधीनता स्वीकार करने के लिए। इनको आप याद कर सकते हो, जय माँ भाटो, इससे याद कर सकते हो। टो से तो लास्ट का तो जो हमारे को टोडरमल दे रखा है ना वही हो जाएगा। बा से भारमल हो जाएगा, माँ से मानसिंह हो जाएगा और दोस्तों मानसिंह हो जाएगा इसका, ठीक है। और जैसे क्या हो जाएगा? जलाल खान कोरची। जलान खान कोरची सितंबर 1572 में गया। मानसिंह गया जून 1573 में। भगवंत दास या फिर बारमल लिख दिया गया मैंने यहाँ पे, भगवंत दास की बात करते हैं अपन। भगवंत दास मानसिंह के पिता थे ये, ठीक है, ये मानसिंह के पिता थे और ये गए थे दोस्तों सितंबर अक्टूबर 1573 को, ठीक है भैया। टोडरमल की अगर हम बात करते हैं तो टोडरमल गए थे दिसंबर 1573 में। क्लियर है भाई? तो इस तरह से ये ट्रिक आप याद कर सकते हो। अब देख लो 4 हो गए ना, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। बीकानेर के किस शासक ने दक्षिण भारत में मुगल अभियानों में वीरता दिखाई और औरंगजेब ने उन्हें माही मरातीब की उपाधि से सम्मानित किया था? वे संस्कृत और साहित्य के बड़े ज्ञाता थे और उनके दरबार में कई विद्वानों को आश्रय भी प्राप्त था। साथियों इस प्रश्न का आंसर होगा राजा अनूप सिंह, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन है। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह प्रथम द्वारा निर्मित राजसमंद झील के किनारे राज प्रशस्ति के रचयिता कौन थे, जो 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर उत्कीर्ण विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्तियों में से एक प्रशस्ति मानी जाती है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रणछोड़ भट्ट तैलंग, बी ऑप्शन उत्तर सही कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। 1857 की क्रांति के समय नीमच छावनी से भागे हुए लगभग 40 अधिकारियों, महिलाओं और बच्चों को मेवाड़ के किस गांव के एक किसान ने शरण दी थी और बाद में महाराणा स्वरूप सिंह ने उन्हें उदयपुर के जग मंदिर महलों में सुरक्षित पहुंचाया था? 59 नंबर के क्वेश्चन में आप मुझे दे दीजिए उत्तर, क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा आंसर डुंगला, डी ऑप्शन होगा डुंगला। डुंगला जो है नीमच छावनी में 3 जून 1857 को विद्रोह होने के बाद में वहां से भागे हुए लगभग 40 अधिकारी जो थे अंग्रेज अधिकारी और उनके परिवार, महिला और बच्चों सहित इनको चित्तौड़गढ़ के निकट एक डुंगला गांव है, वहां के एक किसान जिनका नाम था रुगाराम जाट, उन्होंने अपने घर में शरण दी थी। जब मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन सावर्स को इनकी सूचना मिली तो महाराणा स्वरूप सिंह के आदेश पर इन अंग्रेजों को सुरक्षित उदयपुर ले जाया गया और पिछोला झील में बने जो जगमंदिर महल है वहां पर इनको ठहराया गया था। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। परोपकारिणी सभा की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1883 में कहां पर की थी, जिसका उद्देश्य है वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार, समाज सुधार और आर्य समाज के सिद्धांतों को आगे बढ़ाना था। हालांकि स्वामी जी का देहांत उसी वर्ष अजमेर में हुआ था। 60 नंबर के क्वेश्चन में आंसर होगा दोस्तों हमारा उदयपुर, तीसरा ऑप्शन उदयपुर। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात हो रही है, 27 फरवरी का दिन था, 27 फरवरी 1883 को उदयपुर में महाराणा सज्जन सिंह के संरक्षण में परोपकारिणी सभा की स्थापना होती है और इसी सभा का मुख्य उद्देश्य था स्वामी जी के ग्रंथ जो थे जैसे कि सत्यार्थ प्रकाश, इसका मुद्रण और प्रकाशन, वैदिक धर्म का प्रचार करना, अनाथों की रक्षा करना और आर्य समाज के सिद्धांतों का प्रसार करना। महाराणा सज्जन सिंह को इस सभा का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था, बाद में इसका मुख्यालय अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया था। आगे देखिए। मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन 1920 के दशक के आरंभ में किसके नेतृत्व में हुआ था, जिसने मारवाड़ में उत्तरदायी शासन की मांग की और किसानों की समस्याओं को उठाया था? क्या आंसर होगा इसमें राइट?
तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर होगा चांदमल सुराणा। बी ऑप्शन करेंगे, चांदमल सुराणा। मारवाड़ सेवा संघ की प्रेरणा से 1918 में चांदमल सुराणा के प्रयासों से मारवाड़ हितकारिणी सभा के स्थापना का प्रयास हुआ, जो ज़्यादा सक्रिय नहीं हो सका, लेकिन पुनर्गठन हुआ फिर 1921 या 1923 ऐसे कुछ माना जाता है। इसके आसपास में जयनारायण व्यास और इनके सहयोगी जो थे उनके नेतृत्व में। ठीक है, प्रारंभिक नेतृत्व तो चांदमल सुराणा ने ही दिया था इस टाइम में भी। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, डाबी कांड की घटना जिसमें नानक जी भील और देवलाल गुर्जर नामक किसान झंडा गीत गाते हुए पुलिस की गोलियों से शहीद हो गए थे, किस किसान आंदोलन के दौरान हुई थी यह घटना? बूंदी रियासत में होने वाली। बताइए कौन सा किसान आंदोलन था? बूंदी रियासत की बात हो रही है तो दोस्तों बूंदी किसान आंदोलन हमारा सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा। ये जो घटना हुई थी ये हुई थी 2 अप्रैल 1923 को बूंदी रियासत के डाबी नामक स्थान पर। यहाँ पर किसान सभा कर रहे थे जिस पर पुलिस ने गोलियां चलाई। इस गोली कांड में नानक जी भील जो थे वो झंडा गीत गाते हुए और देवीलाल गुर्जर दोनों शहीद हो गए थे, जो विजय सिंह पथिक के द्वारा रचित था झंडा गीत, ये गाते हुए शहीद हो गए थे। और ये घटना बूंदी किसान आंदोलन का एक महत्वपूर्ण और दुखद अध्याय माना जाता है, जिसका नेतृत्व पंडित नैनूराम शर्मा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, राजस्थान के एकीकरण के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए किस शासक ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? ये कथन उनकी रियासत के स्वतंत्र अस्तित्व के समाप्त होने की पीड़ा को दर्शाता है। 63 नंबर का क्वेश्चन क्या आंसर होगा? बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर करेंगे भाई साहब। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान जब छोटी रियासतों का विलय हो रहा था तब बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह जो थे इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए अत्यंत व्यथित होकर के मार्मिक टिप्पणी की थी, और ये मार्मिक टिप्पणी थी, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। यह उनके लिए अपनी रियासत की सदियों पुरानी स्वतंत्रता और पहचान को खोने का एक प्रतीक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष जो कन्नौज पर आधिपत्य के लिए लगभग 200 वर्षों तक चला, उसमें गुर्जर प्रतिहारों के मुख्य प्रतिद्वंदी कौन सी 2 अन्य शक्तियां थी? तो गाइस इस प्रश्न में आंसर होगा पाल और राष्ट्रकूट। बी ऑप्शन हम इस क्वेश्चन में सही उत्तर कर देंगे। पाल और राष्ट्रकूट जो हैं ये लगभग 8वीं से 10वीं शताब्दी तक उत्तर भारत के प्रमुख राजनीतिक केंद्र कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 3 महाशक्तियों बंगाल के पाल वंश और बंगाल का तो है दोस्तों पाल वंश। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं, दक्षिण के अंदर से 2 आया था, वो था राष्ट्रकूट वंश, ठीक है, और पश्चिम का जो वंश था दोस्तों वो था आपका गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। इनके बीच में लंबा संघर्ष चला था, त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना गया, और इस संघर्ष में तीनों शक्तियों को कमजोर कर दिया गया था। यह संघर्ष इतना तगड़ा था कि आपस में लड़ते हुए तीनों ही शक्तियां कमजोर हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की पराजय का एक महत्वपूर्ण कारण उनके किस प्रमुख सेनापति या मंत्री का विश्वासघात या निष्क्रियता भी माना जाता है, जिसने युद्ध की रणनीति को प्रभावित किया था? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न में क्या उत्तर होगा बताइए। यहां पर आंसर होगा दोस्तों कैमास या कदम्बवास। नंबर 1 ऑप्शन करेंगे इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 66, मेवाड़ के किस शासक ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर अपनी विजय की स्मृति में करवाया था? क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का बताओ। राणा हमी, राणा लाखा, राणा कुंभा और राणा सांगा। तो माय डियर फ्रेंड्स इस प्रश्न में आंसर होगा राणा कुंभा, तीसरा ऑप्शन। राणा कुंभा की बात करें तो मेवाड़ के महाराणा कुंभा जो हैं, तो कुंभा ने 1437 में 1437 में सारंगपुर, कौन सा दोस्तों? सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ सारंगपुर, इसमें मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम को पराजित किया, और इसी विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ किले पर या फिर चित्तौड़गढ़ किले के अंदर प्रसिद्ध विजय स्तंभ, जिसको हम कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, इसका निर्माण करवाया। 9 मंजिल का स्तंभ भारतीय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना माना जाता है, और भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश भी इसको कहा जाता है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन स्कल्पचर कह सकते हो। लगभग 1440 से 1448 के मध्य का ये टाइम पीरियड माना जाता है इसका। क्वेश्चन नंबर देखिए 67, बताइए क्या आंसर होगा। रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर के संस्थापक कौन थे, जिन्होंने राजस्थान लोक कलाओं, संगीत, कथाओं और परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान निभाया था? तो फ्रेंड्स इसमें आंसर होगा कोमल कोठारी। आंसर राइट आंसर क्या करेंगे भाई? कोमल कोठारी कर देंगे। कोमल कोठारी जिनको प्यारे से कोमल दा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? कोमल दा, इनको बहुत प्यार से बोला जाता है।
क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, राजस्थान के एकीकरण के 7वें और अंतिम चरण 1 नवंबर 1956 को 7वां जो चरण अंतिम चरण पूरा हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर किन क्षेत्रों का राजस्थान में विलय किया गया, जिससे वर्तमान राजस्थान का स्वरूप पूर्ण हुआ? बताइए दोस्तों, इस प्रश्न में क्या राइट आंसर होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा साथियों अजमेर मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा तहसील और सुनील टप्पा। आप सभी को पता है इन सब के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चेतावनी राज चुंगटिया नामक प्रसिद्ध सोरठे किसने लिखे थे, जिन्हें पढ़कर के मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह 1903 में लॉर्ड कर्जन द्वारा आयोजित दिल्ली दरबार में शामिल होने के बावजूद राज्य के समारोह में उपस्थित नहीं हुए? केसरी सिंह बारहट, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक और जोरावर सिंह बारहट। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा आंसर होगा केसरी सिंह बारहट। नंबर 1 ऑप्शन हम यहाँ पर राइट आंसर करेंगे भाई। ठीक है सर। देखो, जो हमारा पहला ऑप्शन है इसको थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। ये प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, कवि भी थे, इतिहासकार भी थे। 1903 में मेवाड़ के जो महाराणा फतेह सिंह थे उनको लॉर्ड कर्जन द्वारा आयोजित दिल्ली दरबार में शामिल होने से रोकने के लिए 13 सोरठे की एक रचना भेजी थी, जिसे चेतावनी राज चुंगटिया के नाम से जाना गया। और इन सोरठों में मेवाड़ के गौरवशाली अतीत और महाराणाओं की स्वतंत्रता की भावनाओं का स्मरण करवाया गया था। इनको पढ़ करके मारवाड़ जो महाराणा फतेह सिंह था इतने प्रभावित हुआ कि वो दिल्ली पहुंचने के बावजूद दरबार में शामिल नहीं हुआ और वापस लौट गया था। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए दोस्तों, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन में? 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था। उनके किस सेनापति के नेतृत्व में राजकीय सेना ने आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह के विरुद्ध अंग्रेजों के साथ मिलकर के युद्ध किया? तो इस प्रश्न का क्या सही उत्तर होगा बताओ? ए ऑप्शन कुशलराज सिंघवी, अनाड़ सिंह पंवार जिनको ओनाड़ सिंह भी कहा जाता है, शिवनाथ सिंह और रणछोड़ दास गट्टानी। ये होगा क्या? ये नहीं होगा, ये होगा आंसर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। जोधपुर के महाराजा थे तख्त सिंह, इन्होंने अंग्रेजों का समर्थन करते हुए आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के विद्रोह को दबाने के लिए अपनी राजकीय सेना भेजी थी। और इस सेना का नेतृत्व किलेदार अनाड़ सिंह पंवार और कुछ स्रोत बताते हैं ओनाड़ सिंह, तो अनाड़ सिंह पंवार इसका नेतृत्व कर रहे थे। एक डेट है 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध हुआ और इसमें ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना और अंग्रेज अधिकारी ईतकोट की संयुक्त सेना को पराजित किया था। और इस युद्ध में अनाड़ सिंह पंवार क्या हो गए थे दोस्तों? वीर गति को प्राप्त हो गए थे। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की प्रारंभिक गतिविधियां और उनकी 2 पत्नियां, एक ब्राह्मणी और एक क्षत्राणी से उत्पन्न संतानों का संबंध मुख्यतः राजस्थान के किस क्षेत्र में माना जाता है जहां प्रतिहारों की प्राचीनतम शाखा स्थापित हुई? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मंडोर, जोधपुर और उसके आसपास का क्षेत्र होगा दोस्तों राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन। ऐतिहासिक स्रोत और शिलालेख जैसे कि जोधपुर शिलालेख है, ठीक है, बाउक वाला, उसके अनुसार गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? हरिश्चंद्र। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय माना जाता है। एक विद्वान ब्राह्मण थे, 2 पत्नियां थी, एक ब्राह्मणी थी और एक क्षत्राणी थी। ठीक है, क्षत्राणी का नाम था भद्रा। ठीक है, तो क्षत्राणी से उत्पन्न 4 संतानें थी और 4 संतानों में बात करें तो एक का नाम था भोग भट्ट, एक का नाम था कक और एक का नाम था रज्जिल, एक का नाम था दह। ये 4 संतानें थी। इन्होंने मिलकर के मंडोर को जीता और वहां गुर्जर प्रतिहार वंश की नींव डाली। रज्जिल को मंडोर शाखा का संस्थापक माना जाता है और ये क्षेत्र जो है उन्हीं की प्रारंभिक गतिविधियों का केंद्र भी माना जाता है। अजमेर के चौहान शासक सोमेश्वर के पिता कौन थे जिनकी मृत्यु बाद में सोमेश्वर को अपने ननिहाल गुजरात यानी कि अनहिल पाटन में कुमारपाल चालुक्य के दरबार में शरण लेनी पड़ी थी और वहीं उनका लालन पालन भी दोस्तों हुआ था। 72 नंबर के क्वेश्चन में आप मेरे को आंसर बता दीजिए सर, क्या उत्तर होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर होगा अर्णोराज। ऑप्शन नंबर हम करेंगे बी करेक्ट आंसर। ठीक है ना भाई। अगला क्वेश्चन है 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया जो जालौर की कुंजी कहलाता था। उस समय सिवाना का वीर शासक कौन था जिसने खिलजी सेना का कड़ा प्रतिरोध किया और वीर गति को प्राप्त हुआ? 73 नंबर के प्रश्न में साथियों आंसर होगा शीतल देव, सात देव या सातल देव, कई नामों से जाना जाता है, कंफ्यूज मत होना। ऑप्शन नंबर हम करेंगे तीसरा राइट आंसर यहाँ पे। ठीक है, जब अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर आक्रमण करने से पहले उसकी कुंजी सिवाना दुर्ग को जीतने का एक निश्चय किया, तब 1308 में सिवाना का एक रक्षक था कानड़ देव का भतीजा शीतल देव, इन्हें सातल देव या सात देव भी कहा जाता है। तो शीतल देव ने अत्यंत वीरतापूर्वक खिलजी की सेना का सामना किया और एक विश्वासघाती सैनिक जिसका नाम था भावले पंवार ने दुर्ग का जो पानी का कुंड था उसको अपवित्र कर दिया था और गुप्त मार्ग बता दिया था उसको। इसी स्थिति से निराश
हो गए थे वो, और मतलब टूट गए थे। अब जब अपने ही धोखा करते हैं तो ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम बदल करके खैराबाद कर दिया था, इसको जीत करके। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, राणा सांगा और बाबर के मध्य हुए खानवा के युद्ध से ठीक पहले बयाना के दुर्ग पर किसका अधिकार था, इसे बाबर की सेना ने राणा सांगा के विरुद्ध अभियान के प्रारंभिक चरण में जीत लिया था? तो गाइज इस प्रश्न में आंसर होगा मेहंदी ख्वाजा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का शेर किसे कहा जाता है, और यदि यह महाराणा प्रताप के लिए एक सामान्य उपाधि है तो उनके किस सहयोगी वीर सरदार ने हल्दी घाटी युद्ध में अपनी अद्भुत वीरता और छापामार रणनीति से मुगल सेना को भारी क्षति पहुंचाई थी, और उन्हें भी इस संदर्भ में याद किया जाता है? क्या नाम था भाई, बताओ जरा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, राणा पूजा भील, पहला ऑप्शन सही उत्तर किया जाएगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल उत्तराधिकार युद्ध जो हुआ था, मुगल वार ऑफ सक्सेशन 1658-59 में जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम ने प्रारंभ में किसका साथ दिया था, और धर्मत का जो युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ धर्मत, अप्रैल 1658 में औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेनाओं के विरुद्ध शाही सेना का नेतृत्व इन्होंने किया था? क्या उत्तर होगा? बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न है भाई साहब, याद करके जाना एग्जाम के अंदर, बहुत मजा आ जाएगा आपको। प्रश्न यहीं से देखने को मिलेंगे लगभग। तो शाहजहां का एक ज्येष्ठ पुत्र था दारा शिकोह, इसको अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। जब शाहजहां बीमार पड़ा तो उसके पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध छिड़ गया कि मैं बनूंगा राजा, मैं बनूंगा राजा। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम को मुगल बादशाह शाहजहां जो था ना, उसकी ओर से शाही सेना का नेतृत्व करने का आदेश मिला था, मुगल बादशाह शाहजहां और दारा शिकोह दोनों की तरफ से। फिर अप्रैल 1658 के अंदर धर्मत नामक स्थान पर, धर्मत उज्जैन के पास में पड़ता है, औरंगजेब और मुराद बख्श की सेनाओं के बीच में होता है मुकाबला तगड़ा, और इस युद्ध में शाही सेना जो थी वो पराजित हो गई थी। 77 देखिए, बीकानेर के किस राठौड़ शासक को कलयुग का करण उनकी अत्यधिक दानशीलता और प्रजा के प्रति उदारता के कारण कहा गया? यह उपाधि उन्हें बिटू सूजा की रचना राव जय सिरोछंद में दी गई। 77 में क्या उत्तर होगा बताइए गाइज। यहां पर आंसर होगा राव लूणकरण, तीसरा ऑप्शन हम इसमें सही उत्तर कर देंगे। ठीक है, राव लूणकरण बीकानेर के शासक थे। राव लूणकरण अपनी दानशीलता और प्रजा वात्सल्यता के लिए काफी प्रचुर थे, काफी प्रचुर मात्रा में इनको प्रसिद्धि मिली थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं 78। 1857 की क्रांति के दौरान तात्या टोपे ने राजस्थान में 2 बार प्रवेश किया। दूसरी बार जब वे बांसवाड़ा पर अधिकार करने में सफल रहे तो उन्हें किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व वाली सेना ने पराजित करके वहां से खदेड़ दिया था? 78 नंबर के प्रश्न में दोस्तों उत्तर बताइए मेरे को। तो गाइज यहाँ पर आंसर होगा मेजर रोक, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर करेंगे हम इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन 1933 में क्यों किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? करेक्ट आंसर आपको बताना है, बताइए। तो दोस्तों इस प्रश्न में आंसर होगा जरायम पेशा कानून का विरोध करने और उससे सुधार की मांग करने के लिए। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर करेंगे। 80 नंबर का क्वेश्चन है, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में किसके द्वारा बंबई या फिर अब मुंबई में की गई थी, क्योंकि सिरोही रियासत में राजनीतिक गतिविधियों का कड़ा प्रतिबंध था? 80 नंबर के प्रश्न में 80 नंबर के प्रश्न में आंसर होगा दोस्तों गोकुल भाई भट्ट। सिरोही रियासत की राजनीतिक गतिविधियों पर कठोर प्रतिबंध के कारण वहां के कुछ उत्साही कार्यकर्ताओं ने रियासत के बाहर प्रजामंडल स्थापित करने का निर्णय लिया था, और इसी क्रम में 22 जनवरी 1939 को, कुछ स्रोत हमारे को 1934 भी बताते हैं, प्रारंभिक स्थापना मुंबई के अंदर वृद्धि शंकर त्रिवेदी द्वारा भी मानते हैं, लेकिन 1939 में गोकुल भाई भट्ट के द्वारा पुनः इसको संगठित करके प्रभावी रूप से स्थापित किया गया था। ठीक है, तो 22 जनवरी 1939 को राजस्थान के गांधी कहे जाने वाले गोकुल भाई भट्ट ने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना मुंबई में की। बाद में इसका कार्यकाल सिरोही में लाया गया और इसने उत्तरदायी शासन के लिए संघर्ष किया था। 81 वरहद राजस्थान, ग्रेटर राजस्थान जो 30 मार्च 1949 को अस्तित्व में आया। यहाँ के महाराज प्रमुख का पद किसे दिया गया था, जो एकीकरण प्रक्रिया में मेवाड़ के महत्व को दर्शाता है? गाइज यहाँ पर हमारा आंसर होगा उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह। ऑप्शन नंबर हम कर देंगे बी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज द्वारा धारण की गई उपाधि आदि वरहा है, उनके किस देवता के प्रति समर्पण को दर्शाती है? उनके सिक्कों पर भी ये उपाधि अंकित मिलती है। 82 नंबर के प्रश्न में आप मुझे बताइए उत्तर। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विष्णु। विष्णु सही उत्तर हो जाएगा इसमें। विष्णु वराह भगवान शिव, वराह भगवान विष्णु का अवतार माने जाते हैं। पृथ्वी का उद्धार करने वाले वराह का रूप धारण किया था। गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज विष्णु के उपासक थे। आदि वराह की उपाधि धारण की थी इन्होंने।
तराइन का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मुगल मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है दोस्तों, टाइम खराब नहीं करेंगे। हरियाणा हो जाएगा तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तराइन, इसको तरावड़ी भी कहा जाता है दोस्तों तराइन को। ठीक है, हरियाणा के अंदर करनाल राज्य है, करनाल के अंदर हरियाणा राज्य के करनाल जो क्षेत्र है, जिला जिसको कहते हैं करनाल डिस्ट्रिक्ट है एक, यहीं पर स्थित है। 1191 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया था पहला युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज विजय रहे थे, और 1192 के अंदर द्वितीय युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज हार गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत काल में मेवाड़ के किस शासक ने खेत सिंह या क्षेत्र सिंह के नाम से भी जाना जाता है मालवा के दिलावर खान गोरी को पराजित किया और अपनी राज्य सीमाओं का विस्तार किया? इन्होंने अपनी पासवान से उत्पन्न चाचा और मेरा को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी थी। तो गाइस इस क्वेश्चन में क्या आंसर होगा बताइए मेरे को। राणा क्षेत्र सिंह, हमारा तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अंदर, राणा क्षेत्र सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध घोड़े चेतक की समाधि कहाँ स्थित है, जहां हल्दीघाटी युद्ध में घायल होने के बाद उसने अपने स्वामी को सुरक्षित पहुंचा करके प्राण त्यागे थे? 85 नंबर के क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर होगा बलीचा गांव, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर करेंगे हम इसमें। क्वेश्चन नंबर देखिए, आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह ने किन 3 मुगल बादशाहों के शासनकाल में सेवा की और अपनी सैन्य प्रतिभा तथा कूटनीति का परिचय दिया था? 86 नंबर के क्वेश्चन में उत्तर बताइए सर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर होगा जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, बी ऑप्शन करेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखिए, मारवाड़ के किस शासक को हशमत वाला शासक, पावरफुल रूलर जिसको कहा जाता है, द डिग्निफाइड कह सकते हैं, जिन्होंने अपने राज्य का अत्यधिक विस्तार किया और शेरशाह सूरी के साथ गिरी सुमेल युद्ध लड़ा था? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर होगा राव मालदेव, डी ऑप्शन करेंगे हम, राव मालदेव करेंगे। मारवाड़ के राव मालदेव ही थे जिन्होंने अपने समय के उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली राजपूत शासकों में से ये एक थे। फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला बादशाह इनको कहा, यानी कि वैभवशाली और शक्तिशाली शासक इनको कहा। 52 युद्धों का विजेता इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा वो एक कहानी भी तो है, सॉरी वो एक कहावत भी तो है जिसको हम कहते हैं, जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था 1544 के अंदर, ठीक है, गिरी सुमेल शेरशाह सूरी के साथ में जैतारण के पास में, जिसमें शेरशाह सूरी बड़ी कठिनाई से विजय हो पाया था और कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। 88 में देखिए, 1857 की क्रांति के दौरान कोटा के विद्रोहियों ने मेजर बर्टन की हत्या करने के बाद किसे कोटा का प्रशासक नियुक्त कर दिया था और लगभग 6 महीने तक शहर पर अपना नियंत्रण बनाए रखा था? 88 नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों आंसर होगा लाला जयदयाल, पहला ऑप्शन हम इसमें सही उत्तर करेंगे। देखो कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को विद्रोह का नेतृत्व ये वकील थे लाला जयदयाल, और इनके अलावा एक और थे जिनका नाम था रिसालदार मेहराब खान। तो विद्रोही जो थे उन्होंने पॉलिटिकल एजेंट जो मेजर बर्टन था और उनके 2 पुत्र थे उनकी हत्या करके कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय के किले पर नजरबंद कर दिया था। इसके बाद विद्रोहियों ने एक समानांतर सरकार स्थापित की जिसमें लाला जयदयाल को प्रमुख प्रशासक और दीवान नियुक्त किया गया। लगभग 6 महीने तक कोटा शहर पर प्रशासन चलाया फिर उन्होंने। गोविंद गुरु की अगर हम बात करते हैं तो गोविंद गुरु द्वारा स्थापित समसभा का प्रथम अधिवेशन 1903 में कहाँ हुआ, जिसे भील जनजाति और सामाजिक और राजनीतिक चेतना का प्रारंभिक केंद्र भी माना जाता है? 89 नंबर के क्वेश्चन में उत्तर बताइए। तो दोस्तों ये बहुत ही फेमस हिल है मानगढ़ हिल, मानगढ़ पहाड़ी, ठीक है, जिसका अर्थ है समसभा की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, समसभा मतलब कि एकता और बंधुत्व की सभा जिसको बोल सकते हैं, ये इसका मतलब है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942 में किन 2 प्रमुख नेताओं के मध्य हुआ जिसके तहत जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन के सीधे तौर पर भाग न लेकर के रियासत के उत्तरदायी शासन के लिए प्रयास करने में सहमत हुआ था? 90 नंबर के क्वेश्चन में उत्तर बताइए सर। हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल, बिल्कुल सर यही आंसर सही होगा इसमें। 1942 जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट प्रारंभ किया तो रियासतों में भी इसका प्रभाव पड़ा। जयपुर प्रजामंडल के तत्कालीन अध्यक्ष थे उस टाइम हीरालाल शास्त्री और जयपुर रियासत के दीवान थे, मतलब प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल। इन दोनों के मध्य समझौता होता है जिसको जेंटलमैन एग्रीमेंट नाम दिया जाता है, और इस समझौते के तहत जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। इसके बदले में रियासत जो है जयपुर, इसने प्रजामंडल को शांतिपूर्वक गतिविधियों के द्वारा चलाया गया। आगे साथ तो दिया गया लेकिन इनडायरेक्टली दिया गया।
उत्तरदायी शासन की दिशा में कदम उठाने और युद्ध प्रयासों में सहायता न करने की कुछ शर्तों के साथ में आश्वासन दिया गया। हालांकि प्रजामंडल के एक वर्ग ने समझौते का विरोध भी किया था, कुछ आंदोलन भी हुए थे। इसी वजह से कहा जाता है कि इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत कुछ लोगों ने साथ दिया था। आज़ाद मोर्चा, बाबा हरीश चंद्र, इन सब के नेतृत्व में विरोध किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण में पूर्व राजस्थान संघ, जिसका गठन 25 मार्च 1948 को हुआ, की राजधानी बनाया गया था। तो बताइए यहाँ की राजधानी किसे बनाया गया? उदयपुर, कोटा, बूंदी और डूंगरपुर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कोटा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर करेंगे। अरब यात्री सुलेमान ने 9वीं शताब्दी में भारत की यात्रा के दौरान किस गुर्जर प्रतिहार शासक की सैन्य शक्ति और सुव्यवस्थित साम्राज्य की प्रशंसा की थी और उसे जुर्ज यानी कि गुर्जर प्रदेश शक्तिशाली राजा, गुर्जर प्रदेश का शक्तिशाली राजा बताया था? 92 नंबर के क्वेश्चन में होगा मिहिर भोज, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अजमेर के चौहान शासक अजयराज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए। 93 नंबर के प्रश्न में क्या उत्तर होगा? असत्य कथन। देखो, अगर पहले कथन की बात करते हैं तो उन्होंने अजमेरू यानी कि अजमेर नगर की स्थापना की और अपनी राजधानी बनाया। अजयराज के बारे में बात हो रही है, बिल्कुल सही कथन है। अजयराज ने लगभग 1113 में अजमेरू यानी कि वर्तमान अजमेर की स्थापना की और चौहानों की नई राजधानी भी बनाया। उन्होंने श्री अजयदेव नाम से चांदी के सिक्के चलाए, जिन पर उनकी पत्नी सोमल देवी यानी कि सोमल लेखा का नाम भी अंकित है। बिल्कुल सही कथन है, चांदी के सिक्के चलाए, ये नाम सारे अंकित मिलते हैं, जो कि उनकी रानी की महत्व को दर्शाता है। उन्होंने मालवा के परमार शासक नरवर्मन को पराजित किया था, ये बात भी सही है। अजयराज एक पराक्रमी शासक था और मालवा के परमार शासक नरवर्मन को पराजित किया था और अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी किया था। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में संन्यास लेकर अपने पुत्र अनुराज को शासन सौंप दिया और पुष्कर में तपस्या करने चले गए, देह त्याग दिया था वहां पे। देखो, ये कथन असत्य माना जा सकता है। अजयराज ने अपने पुत्र अनुराज को शासन तो सौंपा था और स्वयं राजपाट त्याग दिया था, ये बात सही है, लेकिन पुष्कर में तपस्या करने गए थे, वहीं देह त्याग दिया था। इस बात का कोई पुष्ट हमें कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है। कुछ स्रोत हैं, उनके अनुसार पुष्कर में रहने का उल्लेख जरूर मिलता है, तपस्या करने का मिलता है, देह त्याग का विवरण नहीं मिलता। लेकिन ठीक है, तो ये अपन ज़्यादा अधिक स्पष्टता से इस प्रश्न का आंसर डी मान सकते हैं। या फिर ये कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने पुत्र अनुराज के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया था और संभवतः वानप्रस्थ आश्रम अपना लिया था, लेकिन पुष्कर में तपस्या करते हुए देह त्यागा था। ये पूर्णतः स्थापित तथ्य नहीं है और इसे असत्य माना जा सकता है। बाकी तीनों पूर्ण सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी के आसपास राजस्थान की किस रियासत पर आक्रमण करके उनकी राजधानी को बुरी तरह लूटा और तहस नहस कर दिया था, जिसके शासक जयद्रथ सिंह ने बाद में अपनी राजधानी चित्तौड़ को बनाया? तो गाइज यहाँ पर आंसर होगा नागदा, मेवाड़। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर करेंगे। मेवाड़ के गुल शासक जयद्रथ सिंह थे। इनके शासनकाल में के समय दिल्ली के सुल्तान थे इल्तुतमिश, उन्होंने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, महाराणा प्रताप के भाई जिन्हें अकबर ने जहाजपुर जो था वहाँ की जागीर प्रदान कर दी थी, जो मुगल सेवा में रहे थे, और उनका नाम क्या था आपको बताना है। महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक के समय इन्होंने भी मेवाड़ के सिंहासन पर दावा किया था। तो ये नाम आप अच्छी तरह से जानते होंगे, जगमाल सिंह इनका नाम है। जगमाल सिंह महाराणा उदय सिंह जो हैं, महाराणा उदय सिंह के बारे में अगर हम बात करें तो महाराणा उदय सिंह अपनी मृत्यु से पहले अपनी प्रिय पत्नी, जिनका नाम था रानी बटियाणी, तो बटियाणी के प्रभाव में आकर के अपने छोटे पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर गए थे। महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक के समय जगमाल ने इसका विरोध किया और बाद में वो अकबर की शरण में चले गए थे। मेवाड़ के सरदारों ने भी किया था राज्याभिषेक के समय। अकबर ने उसे प्रसन्न करने के लिए जहाजपुर की जागीर दे दी थी। बाद में 1583 में दातानी के युद्ध में सिरोही के जो राव सुल्तान थे उनके विरुद्ध लड़ते हुए जगमाल मारे गए थे। 96 देखिए, मेवाड़ के दोस्तों क्या है, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह और मुगल बादशाह जहांगीर के समय मुगल मेवाड़ संधि किस वर्ष हुई थी, जिसे मेवाड़ के लंबे स्वतंत्रता संघर्ष को एक विराम दिया गया? 96 नंबर के क्वेश्चन में आप मुझे उत्तर बताइए, क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा दोस्तों 1615 ईस्वी। तीसरा ऑप्शन हम इसमें सही उत्तर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीकानेर के महाराजा करण सिंह और नागौर के शासक अमर सिंह के मध्य 1644 में कौन सी प्रसिद्ध युद्ध एक तरबूज यानी कि मतीरे की बेल को लेकर के सीमा विवाद हुआ था, जिसे मतीरे की राड के नाम से जाना गया? मतलब तगड़ा ही सीन बनाना ये तो, है ना। तो ये युद्ध है जाखणिया गांव का युद्ध। पहला ऑप्शन हम इसमें सही करेंगे, राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर का। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कोटा कंटीजेंट के सैनिकों ने
कहाँ विद्रोह किया था, जो मूल रूप से कोटा रियासत की सेना का एक हिस्सा था जिसे ब्रिटिश अधिकारियों के अधीन रखा गया था। क्या आंसर होगा इस प्रश्न का? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर होगा आगरा और दिल्ली के मध्य। ऑप्शन नंबर हम करेंगे इसमें डी करेक्ट आंसर। ठीक है ना भाई, आगरा और दिल्ली के मध्य कोटा कंटीजेंट जो है ये कोटा रियासत की एक सैन्य टुकड़ी थी जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने नियंत्रण में ले रखा था और इसका मुख्यालय कहाँ पे था दोस्तों? आगरा के अंदर था। इसका मुख्यालय आगरा में था। जब 1857 का विद्रोह फैला तो कोटा कंटीजेंट को मथुरा और आगरा के आसपास के क्षेत्रों में विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया। अक्टूबर 1857 में जब यह टुकड़ी आगरा और दिल्ली के मध्य, विशेषकर देखा जाए तो अलीगढ़ के पास में तैनात हुई थी, तो इसके सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था और दिल्ली के क्रांतिकारियों में जाकर के मिल गए थे और ये घटना कोटा के मुख्य विद्रोह से अलग थी। 99 में देखिए भगत आंदोलन की बात हो रही है। भगत मूवमेंट के प्रणेता गोविंद गुरु का जन्म किस जिले में हुआ था? यह आंदोलन भीलों के सामाजिक सुधार, हिंदू धर्म के सिद्धांतों का पालन और उन्हें शोषण के विरुद्ध संगठित करने का केंद्र था। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर होगा डूंगरपुर। बी ऑप्शन हम इसमें करेक्ट आंसर करेंगे। गोविंद गुरु का जन्म हुआ था दोस्तों 1858 ईस्वी में डूंगरपुर जिले के अंदर एक गांव है जिसका नाम है बेड़सा गांव। बेड़सा गांव या बांसिया गांव भी मिलता है कई जगह, दोनों भी ध्यान रखिएगा। बंजारा परिवार में हुआ था। उन्होंने भीलों और गरासियाओं के सामाजिक और नैतिक उत्थान के लिए भगत आंदोलन चलाया था, समसभा की स्थापना करी थी। मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र में इनका कार्यकाल रहा, कार्य क्षेत्र रहा और सीमावर्ती जो गुजरात क्षेत्र है, मालवा क्षेत्र है, वहां पर भी इन्होंने काफी काम किया। 100 नंबर का क्वेश्चन देखिए साथियों, जयपुर रियासत में आजाद मोर्चे का गठन 1942 में किसके नेतृत्व में हुआ था? इस मोर्चे ने जेंटलमैन एग्रीमेंट को अस्वीकार करते हुए भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। बताइए 100 नंबर का क्वेश्चन है भैया, इसका आंसर होगा बाबा हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर क्या करेंगे साथियों? बी ऑप्शन करेंगे। बाबा हरिश्चंद्र जब 1942 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री और जयपुर के दीवान सर मिर्जा इस्माइल जो थे उनके बीच में जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ जिसके तहत प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ना लेने का डिसीजन लिया। तो प्रजामंडल के कुछ सदस्य थे वो सहमत नहीं थे, तो बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में जो भी असंतुष्ट कार्यकर्ता थे जैसे कि रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, इन सब ने आज़ाद मोर्चा का गठन किया और जयपुर में भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन में गतिविधियों को संचालित किया, जैसे जुलूस निकालना, सभाएं करना, गिरफ्तारियां देना। बाद में 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा से आज़ाद मोर्चे का विलय वापस प्रजामंडल में कर दिया गया था। 100 हो गया। 101 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत का संबंध किस रियासत से था? बताइए सर, ये आपका अंतिम क्वेश्चन है आज की इस मैराथन क्लास का। तो ये था दोस्तों अलवर से, पहला ऑप्शन हो जाएगा। मत्स्य संघ का गठन हुआ था 18 मार्च 1948 को। देखो दोस्तों, आपको 3 एकीकरण की डेट याद करवाता हूँ। एक वीक याद रखो, एक मंथ याद रखो। एक वीक में 7 दिन होते हैं, एक मंथ में 30 दिन होते हैं। 18 मार्च से लेकर के चलो 18 के अंदर अगर अपन +7 करते हैं, मतलब एक वीक प्लस करते हैं तो कितने होते हैं? 25 होते हैं ना? यस सर 25 होते हैं। 18 में अगर अपन 30 यानी कि एक मंथ आगे करते हैं तो कितने होते हैं? 18 दूसरी 18 डेट आ जाएगी ना, तो ये तो 18 मार्च थी और ये 18 अप्रैल थी, ठीक है, और ये 25 मार्च थी। एकीकरण का पहले चरण की डेट है, दूसरे चरण की डेट है और तीसरे चरण की डेट है। 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948 और 18 अप्रैल 1948, ऐसे तीनों डेट आप याद कर सकते हो। ठीक है साथियों, देखिए आपने बहुत अद्भुत काम किया, शानदार काम किया। आप सभी ने जिस जोश और लगन के साथ में राजस्थान इतिहास के 100 प्रश्नों की मैराथन क्लास को पूरा किया, वाकई में काबिल तारीफ है। इतने लंबे समय तक एकाग्र बने रहना और हर प्रश्न पर मंथन करना आपकी सफलता की भूख को दर्शाता है। दोस्तों याद रखिए, ये 100 प्रश्न नहीं थे, ये आपकी तैयारी की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी, एक अभ्यास था उस असली परीक्षा के लिए जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हो। आपने आज जो धैर्य और ज्ञान दिखाया वही आपको अपने लक्ष्य आरपीएससी स्कूल व्याख्याता बनने के सपने को पूरा करने में मदद करेगा। राजस्थान का इतिहास खुद वीरता, दृढ़ता और कभी हार ना मानने वाली भावना का प्रतीक माना जाता है। साथियों, जब भी आपको लगे कि राह कठिन हो रही है तो इसी इतिहास से प्रेरणा लीजिएगा। जैसे वीर योद्धाओं ने कभी हार नहीं मानी, वैसे ही आपको भी अपने लक्ष्य को पाने तक रुकना नहीं है। ये मैराथन तो एक पड़ाव था, असली दौड़ तो अभी बाकी है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस दौड़ में विजयी जरूर होंगे। आज आपने जो मेहनत की है ना, वो व्यर्थ नहीं जाएगी। हर प्रश्न, हर तथ्य जो आपने सीखा वो आपकी सफलता की नींव को और मजबूत करेगा। अब जाकर थोड़ा आराम कीजिए, लेकिन अपने लक्ष्य को हमेशा अपनी नज़रों के सामने रखिए। रिवीजन करते रहिए साथियों, अभ्यास करते रहिए और खुद पर विश्वास रखिए। आप वो काबिलियत हैं, वो जुनून है, बस ज़रूरत है इसे सही दिशा में निरंतरता के लिए बनाए रखना। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जल्द ही आपको स्कूल व्याख्याता के रूप में मैं देखूंगा। आपकी मेहनत और लगन को मेरा सलाम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आरपीएससी हिंदी ऐप डाउनलोड करो और यहाँ पे
आपके लिए बहुत ही शानदार कंटेंट है, इसको आप फ्री में भी ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच।